देखिए, हमारा जो एमसीपी है ना, वो काम करता है एचटीटीपी के ऊपर। अच्छा, एमसीपी, जब मैंने एमसीपी के एंट्रोपिक के यूट्यूब चैनल पर जाकर अभी रिसेंट में एक एमसीपी की वीडियो देखी थी, तो उसमें जो एमसीपी के मेकर्स हैं वो ये बता रहे थे कि जब हम एजेंटिक एप्लीकेशन बनाते थे, तो एजेंटिक एप्लीकेशन बनाते हुए जो टूल्स हम बनाते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एजेंटिक एप्लीकेशन का, उस टूल को बनाने का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था। और एक वजह ये भी थी कि देखें, कुछ टूल्स होते हैं काम के। आप भी एजेंटिक एप्लीकेशन बना रहे हैं, मैं भी एजेंटिक एप्लीकेशन बना रहा हूँ। मैंने जो काम का टूल बनाया, वो आपको अगर यूज करना है तो आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस कि आपको वो खुद से बनाना पड़े। तो एक ऐसा तरीका निकाला गया कि टूल्स जो है ना, जो कि एजेंट के हाथ पैर हैं। देखें, एलएलएम जो है और एजेंट में क्या फर्क है। आपका जो एजेंट है वो टूल्स को चलाकर ही एजेंट बनता है। अगर उससे टूल चलाने का जो एक उसकी पावर है वो ले ली जाए, तो वो तो एलएलएम हो गया ना, सीधा चैटबॉट हो गया। तो टूल इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने क्या किया कि टूल जो है उसको एक अलग से एमसीपी सर्वर की टेक्नोलॉजी दे दी कि आप एजेंटिक एप्लीकेशन में जो टूल बनाएंगे वो आप एमसीपी सर्वर में बनाएंगे। अब उससे क्या हुआ है कि मेरा बनाया हुआ टूल दूसरे लोग भी यूज कर पा रहे हैं, और दूसरों का बनाया हुआ टूल मैं भी यूज कर पा रहा हूँ। अब आप किसी भी एजेंटिक एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क में काम करें, चाहे लैन ग्राफ हो, चाहे क्रियो एआई हो, चाहे आपका ओपन एआई एजेंट एसडीके हो, टूल्स जो है वो जाकर आप एमसीपी सर्वर से ही कनेक्ट करेंगे। तो ये एक तरीका इन्होंने निकाला। हम एमसीपी सर्वर को इस तरह समझेंगे, जैसे मैंने आपको एक ड्राइंग शेयर की थी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये जो इमेज है ना, इस इमेज में ये बताया जा रहा है कि आपका जो एमसीपी सर्वर है या जो एमसीपी है, वो एक्चुअल में तो अपने अंदर क्या रखता है, एपीआई। मतलब अंडर द हुड ये क्या है, एपीआई है। और हमने एपीआई को अच्छे से पढ़ा है कि एपीआई जो है वो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के रिस्पॉन्स के ऊपर काम करते हैं। तो एमसीपी सर्वर जो है वो अंदर एपीआई है। ये बात समझ आई। अब अगर आप यहाँ पर हैं, आपको ये बात समझ आ गई कि एमसीपी सर्वर जो है आपका, वो टूल रखने की जगह है। ठीक है, वहाँ पर आप टूल्स रखते हैं और वो एजेंट से कनेक्ट करके आप उसको दे देते हैं ताकि वो उसे यूज़ कर पाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो ये सब चलता है कैसे, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कि देखें, आपका जो घर है ना, उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, तो आप किसके पास जाते हैं, के इलेक्ट्रिक के पास। लेकिन के इलेक्ट्रिक जादू से आपको बिजली नहीं देती है। उसको एक मीडियन की ज़रूरत होती है। वो मीडियन क्या है, वायर। तो वायर के ज़रिए हम इसको, आपने इससे रिक्वेस्ट की कि आपको वो इलेक्ट्रिक सप्लाई दे, और बदले में वो आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई के इलेक्ट्रिक दे देती है। लेकिन
इसको एक मीडियन की ज़रूरत होती है, और वो मीडियन क्या है? वायर। अच्छा, एक बात ये भी है, ये तो है हमारा, आपने रिक्वेस्ट दी क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक चाहिए, और रिस्पॉन्स में आपको उसने इलेक्ट्रिक दे दिया। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वायर्स हैं, वायर्स के बिना आप जो है वो ये काम नहीं कर पाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक ले नहीं पाएंगे आप उनसे। ये वायर है क्या? ये वायर जो है ना, वो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर के मतलब ये है कि एक ऐसी चीज जो जिसके जरिए आपकी जो बिजली है वो ट्रेवल कर पाए, मतलब के इलेक्ट्रिक से के ट्रांसफार्मर से आपके घर पर बिजली जो आ रही है वो वायर्स के जरिए आ रही है। और वायर क्या है? वायर एक इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करवाने का रिसोर्स है, कि वायर के जरिए ट्रांसफार्मर से घर में बिजली आती है। तो एक वायर ही रिसोर्स नहीं होता, वायर के अलावा और भी रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि आपने कंप्यूटर के पीसीबीज में देखा होगा, या किसी भी पीसीबी में देखा होगा, जो ग्रीन कलर का इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उसके अंदर हम गोल्ड के जरिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक को ट्रांस एक जगह से दूसरे जगह पर भेज रहे होते हैं। हम यहाँ पर जरा पीसीबी बोर्ड देखते हैं। तो इसके अंदर जो वायरिंग हुई हुई होती है वो गोल्ड से हुई हुई होती है। और ये जो है गोल्ड सबसे बेहतरीन कंडक्टर है, जिससे आप क्या करवा सकते हैं, एक बिजली को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करवा सकते हैं। तो वायर्स के जरिए भी होता है। आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आप अपने घर में तार की जगह सोना लगा लें, उससे इलेक्ट्रिक जो है वो कंडक्ट होगा। तो अब ये बात हमें समझ आ गई कि क्या ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। तो ये क्या है? ये एक मीडियन है जिसके जरिए हमें के इलेक्ट्रिक जो है हमारे घर तक बिजली प्रोवाइड करवा ला कर देता है। और वो क्यों देता है? क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की, आप जब तक रिक्वेस्ट नहीं करते तो वो आकर बिजली तो नहीं लगाते हैं ना आपके घर पर। यही पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई होता है किसके ऊपर? आपका जो घर है वो है क्लाइंट, आपका जो ट्रांस के इलेक्ट्रिक का ट्रांसफार्मर है वो है सर्वर, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल वैसे ही रहती है जैसे वो है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। और आपको बिजली चाहिए तो आपको क्या चाहिए? वायर चाहिए, या गोल्ड चाहिए, या वायर चाहिए, कोई भी कंडक्टर चाहिए जिससे एक जगह से दूसरे जगह पर बिजली को ट्रैवल करवाया जा सके। तो हम क्या करते हैं, इसको हम समझ लेते हैं कि ये है इंटरनेट। और ये क्या है? ये है आपके प्रोटोकॉल्स, जैसे कि HTTP या HTTPS। तो ये क्या चीज़ है? इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स हैं ये। अब दोबारा से देखें इसको। आपका जो ये क्लाइंट है, वो रिक्वेस्ट करता है किसी सर्वर पर। तो ये जो सर्वर है ना, ये दुनिया के अलग अलग जगहों पर होता है, जाहिर है। सपोज करें कि ये सर्वर अभी USA के अंदर है और आप पाकिस्तान के अंदर हैं। तो आपका जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करेगा, तो ये रिक्वेस्ट वहां तक जाने के लिए भी तो किसी मीडियन की जरूरत पड़ेगी ना। तो वो जो मीडियन है वो क्या है? हमारे केस में वो इंटरनेट है। इंटरनेट अगर आपके पास है तो आप ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कर पाएंगे।
अच्छा, अब इंटरनेट को समझे ना, तो इंटरनेट जिस भी डिवाइस में होती है, तो उसके पास आप ऑटोमेटिक ये देखेंगे कि उसके पास एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे कि हमारी ये डिवाइस है ना, हर वो डिवाइस जिसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, उसके पास क्या है, एक आईपी एड्रेस। अब मुझे ये बताएं कि आपके लैपटॉप में इंटरनेट है तो उसके पास भी आईपी एड्रेस है। आपका जो राउटर है वो भी तो एक डिवाइस ही है ना जो आपको इंटरनेट दे रहे हैं, तो राउटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। आपका जो मोबाइल है आपका जो मोबाइल है वो भी इंटरनेट से कनेक्ट है, तो उसका भी एक आईपी एड्रेस है। तो इंटरनेट जिस भी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाए, जिसमें भी इंटरनेट अवेलेबल हो, उसमें क्या चीज़ होगी, आईपी एड्रेस। अब ये इंटरनेट हमें दे कौन रहे? ये इंटरनेट हमें दे रहा है हमारा आईएसपी। आईएसपी कौन है? आईएसपी, ये है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, ये है कौन? ये है जोंग, ये है आपका यूफोन, ये है पीटीसीएल, या कोई लोकल जो इंटरनेट वाले होते हैं ना आपके, इसमें वो भी तो इंटरनेट पीटीसीएल से ही ले रहे होते हैं। तो मतलब क्या है कि ये आपकी वो कंपनीज हैं जो आईएसपी कंपनी है, जो आपको इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड कर रही है। अब ये जो इंटरनेट है, ये अगर आपकी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर कनेक्ट है तो उसके पास एक आईपी एड्रेस होता ही होता है, लाजमी है। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास इंटरनेट अवेलेबल है तो वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कर पाते हैं। हमने ये तो ये तो देखें कर लिया कि अपने पास इंटरनेट तो लेकर आ गए हमारे लैपटॉप में। अब इस इंटरनेट को समझते हैं। देखें, इंटरनेट के ऊपर डाटा को ट्रैवल करने के लिए, इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट एक रोड है। इंटरनेट क्या है? एक रोड है। इस रोड के ऊपर ट्रैवल करने के लिए आपको किसी गाड़ी की जरूरत है। और वो जो गाड़ी है ना, यूं समझें, ये क्या है, ये है आपका रोड, और ये है आपकी कार। तो इंटरनेट जो है वो ये रोड है। रोड क्या है? इंटरनेट। और जो आपकी गाड़ी है वो एक ऐसा तरीका है जिसके बिना आप इस रोड पर ट्रैवल नहीं कर सकते। आपको गाड़ी लाजमी चाहिए, उसके बिना आप इस रोड पर ट्रैवल कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका HTTP। HTTP क्या है? एक प्रोटोकॉल। अब ये गाड़ी क्या है? ये गाड़ी भी प्रोटोकॉल है, HTTP भी प्रोटोकॉल है। तो इसके मतलब ये हुआ कि आप अगर इंटरनेट के ऊपर कोई डाटा ट्रैवल करना चाह लेकर एक जगह से दूसरे जगह पर जाना चाहते हैं, तो जैसे आपको डाटा भी बना देते हैं यहाँ पर। भाई ये डाटा है, मतलब इंसान है, इसको हमने गाड़ी में बिठा दिया और इसके साथ जो है ये ट्रैवल कर रहे हैं।
आपका जो डाटा है ना, वो एक प्रोटोकॉल के बिना इस रोड के इंटरनेट के ऊपर ट्रैवल कर ही नहीं सकता। ये आपको समझ आ रहा है कि एक रोड है, उसके ऊपर गाड़ी लाजमी चाहिए अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह पर जाना है। तो जो गाड़ी है ना, वो क्या है, वो एच टी टी पी है, और एच टी टी पी के अंदर ही हम क्या लेकर जाते हैं, अपना डेटा लेकर जाते हैं। तो एच टी टी पी के बिना हम डेटा को ट्रैवल नहीं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, क्या इस रोड पर एक ही किस्म की गाड़ी चलती होगी? अब जरूरी तो नहीं है ना कि आप इसके ऊपर जो है वो, ऐसे गवर्नमेंट ने ऐसे तो नहीं बोला कभी कि आप जो है वो हाईवे के ऊपर जा रहे हैं तो सिर्फ टोयोटा करोला ही लेकर जा सकते हैं, या फॉर्च्यूनर लेकर जा सकते हैं, आप जो है वो दूसरी कोई गाड़ी लेकर नहीं जा सकते। अलग अलग गाड़ियां होती हैं, आपको पता है ना। तो इसी तरीके से जी। जो आपका एच टी टी पी है, वो प्रोटोकॉल, वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि एक ऐसी गाड़ी जो हैचबैक है, एक ऐसी गाड़ी जो सेडान है, एक ऐसी गाड़ी जो एसयूवी है, एक ऐसी गाड़ी जो ट्रक है, एक ऐसी गाड़ी जो कंटेनर लेकर जाने वाला ट्रॉलर है। तो अलग अलग गाड़ियां होती हैं, इसी तरह अलग अलग हमारे प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। एच टी टी पी एस भी होता है, एफ टी पी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी होता है। अलग अलग गाड़ियां हैं, ये गाड़ी अलग है, ये गाड़ी अलग है, इन सब में डाटा ट्रैवल करता है, लेकिन अलग अलग टाइप। आपने कभी सुना है कि जो, आपने ये देखा है ना कि जो लालू खेत की तरफ से आपने वो देखा है ना, कंटेनर जो गुजर रहे होते हैं, तो कभी ऐसा देखा है किसी ने शादी में जाने के लिए बुक कर लिया कंटेनर वाले ट्रॉलर को, किसी ने शादी के लिए बुक कर लिया? कभी सुना है ऐसा? नहीं ना। तो नहीं सर। अलग अलग प्रोटोकॉल के ऊपर उसके हिसाब से डाटा ट्रैवल करता है। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो इसमें हम टेक्स्ट फॉर्म का डाटा देंगे ही नहीं, इसमें हम फाइल को ट्रांसफर करवाएंगे। तो इसी तरीके से आपका जो, आपके और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, हमने सिर्फ तीन को लिखा है, और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसमें भी क्या ट्रैवल करेगा? डाटा। इसमें भी क्या ट्रैवल करेगा? डाटा। इसमें भी क्या ट्रैवल करेगा? डाटा। इंटरनेट एक रोड है जिसके ऊपर डाटा को अगर एक जगह से दूसरे जगह पर भेजना है, तो आपको प्रोटोकॉल्स की जरूरत है, और ये प्रोटोकॉल्स है वो अलग अलग टाइप के डाटा को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। अब डाटा एच टी टी पी के अंदर जो डाटा ट्रैवल कर रहा है, वो ओपन डाटा है। ओपन डाटा इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा डाटा है जो रीडेबल है। तभी हम कहते हैं कि एच टी टी पी के ऊपर जो भी डाटा जा रहा है, वो कोई भी देख पाता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा क्या ट्रैवल करके आप भेज रहे हैं। और ये जो है, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म का डाटा है। मतलब आपने अगर बोला इनक्रिप्शन में ताहा, तो मैं ताहा को बोलूंगा, जैसे कि मैंने लिखा ताहा इज इक्वल टू 00 हैश हैश QE 221। अब मैंने ताहा की जगह मैंने आपको भेज दिया ये, ठीक है, ये मैंने आपको भेज दिया, और मैंने बोला कि अगर आपके पास ये आए तो आप समझ जाना इसके मतलब क्या है। इसके मतलब क्या है, ताहा है। तो मतलब ये कि पढ़ने वाले को तो अब समझ नहीं आएगा कि हम डाटा जो है वो भेज तो रहे हैं, और अगर उसने हमारे डाटा के अंदर का जो टेक्स्ट है उसको अगर निकाल भी लिया, तो इनक्रिप्ट नहीं, डीक्रिप्ट नहीं कर पाएगा उसे। उसको क्या पता कि ये क्या लिखकर भेजा है मैंने। ये तो मेरी और आपकी बात है ना कि भाई इसके मतलब क्या है, ताहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने लिखा है इसके मतलब मैंने क्या लिखा है, ताहा लिखा है। तो ऐसा डाटा बड़ा सिक्योर होता है इंटरनेट के ऊपर, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करके अगर जा भी रहे और बीच में हैकर ने उस डाटा को रीड भी कर लिया, तो वो डिक्रिप्ट कैसे करेगा? उसके पास तो डिक्रिप्ट करने वाली की होती ही नहीं है। तो डाटा क्या होता है, ये सिक्योर होता है, HTTPS वाला। और FTP के अंदर किस टाइप का डाटा ट्रैवल करते हैं?
फाइल्स जो आपकी होती हैं, उन फाइलों का डाटा जो है वो एफटीपी के प्रोटोकॉल पर ट्रैवल करता है। तो ये है हमारा इंटरनेट, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपने डाटा को ट्रैवल करवाते हैं, लेकिन उसको चाहिए होती है एक गाड़ी, मतलब प्रोटोकॉल। और वो जो प्रोटोकॉल है, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ये सारे क्या हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं ये सारे। तो अब मुझे ये बात आप समझाएं कि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अगर उसके साथ हम इंटरनेट कनेक्ट कर दें तो उसके पास उसका क्या होता है अपना, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस। अब इंटरनेट आपको दे कौन रहा है, आपका आईएसपी दे रहा है। सर्विस प्रोवाइडर। ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये पीटीसीएल, जोंग, यूफोन है। अच्छा, जब आपके सर्विस प्रोवाइडर ने आपको इंटरनेट दिया और वो आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कनेक्ट कर लिया, तो आपको क्या मिल गई, आपकी एक आईपी। अब आप यहां से लेकर यहां तक डाटा को ट्रैवल करवा रहे हैं। मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं किसी सर्वर को मैं बोलूं कि मुझे ये वाली चीज ला कर दो, तो मैं चाहता हूँ मैं एक रिक्वेस्ट करूं। अब मैं रिक्वेस्ट ऐसे कर ही नहीं सकता, मुझे, मैं मोहताज हूँ किस चीज का, इंटरनेट के ऊपर डाटा ट्रैवल करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एचटीटीपी। मुझे प्रोटोकॉल चाहिए, जिसको हम कहेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। मतलब अलग अलग टाइप की गाड़ी। और वो हैं कौन कौन से इंटरनेट प्रोटोकॉल, आपका HTTP, इसके अंदर भी डाटा आप रखकर भी आप गाड़ी के अंदर जैसे आप बैठ कर ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने आप को डाटा कंसिडर करें, और जिस गाड़ी में आप बैठे हुए हैं वो प्रोटोकॉल है। तो HTTP हमारा क्या है, HTTP, HTTPS, FTP, ये क्या है, हमारी गाड़ी है जिसके अंदर हम बैठकर ट्रैवल कर रहे हैं, हम डाटा हैं। तो प्रोटोकॉल जो चाहिए, एक डाटा एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करेगा, तो उसको क्या चाहिए, उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल चाहिए। और वो प्रोटोकॉल क्या है, HTTP, HTTPS, HTTFTP वगैरह। और भी होते हैं, हम तीन ही को अभी देखेंगे। तीन, या एटलीस्ट तीन पता होने चाहिए आपको, HTTP, HTTPS और FTP। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखें, अब हम ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को थोड़े ध्यान से समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। लेकिन उससे पहले हम जरा देखें कि HTTP जो है, ये ये आया कैसे, क्यों बनाया, किसने बनाया। तो HTTP को देखते हैं कि HTTP जो है वो है क्या। देखें, जब एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का साइकिल होता है ना, तो आपका क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पॉन्स देता है, ये आप एक इंटरनेट पर डाटा ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप एज अ क्लाइंट, आपका जो ब्राउजर है वो अगर रिक्वेस्ट करेगा तो वो डाटा भेज रहे हैं, लेकिन वो डाटा क्या भेज रहे हैं, हर हाल में, हर हाल में कुछ ना कुछ डाटा रिक्वेस्ट के ऊपर भी वो भेज रहा होता है, और सर्वर जब आपको जवाब देता है तो वहां से भी क्या आ रहा होता है आपके पास, डाटा। तो ये डाटा का चक्कर है कि क्लाइंट ने डाटा को भेजा, सर्वर ने डाटा को वापस भेजा, डाटा इधर से उधर, उधर से इधर ट्रैवल कर रहा है, लेकिन डाटा चेंज होते रहता है डाटा ही, डाटा चेंज करते रहते हैं। तो
जो आपका एच टी टी पी है ना, ये जब आया, तो जब आपका एच टी टी पी जो है वो आया, तो एच टी टी पी के अंदर हम समझते हैं कि एच टी टी पी का जो वर्जन था, अभी मैं बात करूंगा सिर्फ एच टी टी पी 0.9 की। तो एच टी टी पी 0.9 के अंदर डेटा जो ट्रैवल करता था, वो उस इसमें थे बहुत सारे मसले, मैं आपको अभी समझाता हूँ। इसमें बहुत सारे मसले थे। एच टी टी पी 9 के अंदर ना, सिर्फ और सिर्फ आप गेट की रिक्वेस्ट कर पाते थे, ना आप कर सकते हैं डिलीट की रिक्वेस्ट, ना पैच की रिक्वेस्ट, ना ही पोस्ट की रिक्वेस्ट। आप कौन सी रिक्वेस्ट कर पाएंगे सिर्फ एच टी टी पी 0.9 में? गेट। गेट की रिक्वेस्ट। और इसके पास हेडर भी नहीं होता, हेडर भी नहीं है इसके पास जो ये भेज सके। और इसके पास स्टेटस कोड भी नहीं होते थे। अब आप मुझे ये बताएं कि एक एच टी टी पी का रिक्वेस्ट जो कि सर्वर के पास रिसीव होता है, उसमें गेट के अलावा कोई किसी मेथड से आप डाटा मंगवा नहीं सकते। ना पोस्ट है, ना डिलीट है, ना पैच है, हेडर उसके अंदर कोई है नहीं। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या चीज़ मैं, जैसे कि मैं बताता हूँ कि अगर मैं कुछ भेज रहा हूँ तो मैं बताता हूँ कि भाई देखो मैं जेसन के फॉर्मेट में भेज रहा हूँ, या मैं एक्सएमएल के फॉर्मेट में भेज रहा हूँ, या मैं जो भेज रहा हूँ वो सिंपल एक इंग्लिश का टेक्स्ट है, वो भी मैं बता रहा होता हूँ। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हेडर में दे रहा होता हूँ। बड़े काम की इंफॉर्मेशन भी आती है जिसके ऊपर आप प्रोसेस कर पाते हैं, आपका जो सर्वर है वो समझ पाता है कि किस टाइप का जो है डाटा सामने से आ रहा है मुझे। इसमें हेडर ही नहीं था, और इसमें स्टेटस कोड भी नहीं होते थे। अब बताएं, स्टेटस कोड ही नहीं है इसमें। आपने तो काम किया है ना पोस्टमैन के ऊपर, आपने रिक्वेस्ट की, आपने पूरी एपीआई बनाई। आप जरा अपनी एपीआई को थोड़ी देर के लिए कंसिडर करें कि विदाउट स्टेटस कोड, विदाउट एनी हेडर, और विदाउट और गेट के अलावा कोई मेथड नहीं कर सकते, तो आपकी एपीआई किस हालत में होगी आप खुद सोचें। कंटिन्यू करें। तो एच जो है वो 0.9 के साथ तो भाई ये मसला था। अच्छा वैसे, क्या आपको पता है कि एच का फुल फॉर्म क्या है? मुझे तो बहुत देर में याद हुआ है ये, लेकिन क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 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 हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो है भाई आपका एच। और हम क्या करते, हम क्या ही करते क्या, सिर्फ इससे काम चलाते, या अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको हम इवॉल्व करते? तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि भाई एच जो है उसको हमने 1.1 बनाकर, वर्जन चेंज करके, मतलब आगे का वर्जन बनाकर, उसके अंदर क्या किया, अपनी उन चीज़ों को चेंज कर लिया जो 0.9 के अंदर लिमिटेशन थी। मतलब अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास मेथड्स हैं। हेडर में मेथड्स, ये मेथड्स कौन कौन से हैं? ये है भाई आपका गेट गेट। है, पोस्ट, गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैचिंग, पैच है, डिलीट। और इसके बाद डिलीट है, हेड है, ऑप्शंस है,
ये सारी की सारी क्या है, अलग अलग टाइप के मेथड्स। मेथड। तो इसमें अब आप हेडर भी भेजने लगे। हेडर क्या है? हेडर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है कि आप उसके अंदर क्या भेज रहे हैं। स्टेटस कोड, आने वाली चीज जैसे कि कंटेंट टाइप। हेडर बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर की वैल्यू पेयर की शक्ल में। अब बताते हैं आने वाला डाटा जो है वो किस तरीके से आया और है क्या। जैसे स्टेटस कोड हेडर का पार्ट, जैसे कंटेंट टाइप आप लिखते हैं ना एप्लीकेशन जेसन, या आप लिखते हैं टेक्स्ट जी सर। स्ट्रीम। तो इन दोनों के मतलब क्या है कि आने वाला डाटा किस तरह आ रहा है। एक हेडर के अंदर ही आप एक चीज लिखते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब मुझे क्या भेजोगे जो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, इसके अलावा भेजोगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो एक्सेप्ट के अंदर भी आप बताते हैं कि भाई मुझे एप्लीकेशन जैसा नहीं भेजना, जब भी भेजना मुझे जो है कोई दूसरे फॉर्मेट में नहीं भेजना, मैं सिर्फ ये एक्सेप्ट करता हूँ। तो कंटेंट टाइप इसमें लिख लेते हैं, बल्कि हेडर के अंदर स्टेटस कोड है, कोड आता है। फिर आपके कंटेंट टाइप को हम इसमें लिख सकते हैं कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप के बाद इसके अंदर आप देखते हैं एक्सेप्ट को। तो ये एक्सेप्ट का ए बड़ा कर देते हैं। तो सर ये हेडर में एड्रेस भी होता है। एड्रेस भी होता है जिसको हम होस्ट भी कहते हैं। एड्रेस भी होता है जिसको हम होस्ट भी कहते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब इसके अंदर हेडर भी आने लगा 1.1 के अंदर। और ये जो है ना, इसके अंदर क्या चीज़ हमें मिल गई, स्टेटस कोड भी। स्टेटस कोड को फिर हमने क्या किया, अपने हिसाब से कह दिया कि भाई जो 200 है वो ओके है, और 201 जो है वो क्या है। क्रिएटेड। क्रिएटेड क्रिएटेड। इज और फिर हमने बोला कि जो 400 है वो क्या है। पेज नॉट फाउंड। क्लाइंट नॉट एरर है। फाउंड। फिर आपने बोला कि जो 500 है वो सर्वर क्या एरर है। है। इंटरनल सर्वर एरर। फिर आपने बोला कि जो 404 है वो क्या है। नॉट फाउंड। नॉट फाउंड है। तो मल्टीपल और आपके सर पास 203 भी था। टू टू जीरो जीरो थ्री 203 को भी हम देखते हैं अभी। अब क्या है कि अब अगर HTTP के जरिए, और वो भी 1.1, अभी पुराना वाला नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। ये जो HTTP 1.1 है, इसके जरिए अगर आपने एक रिक्वेस्ट की, और वो रिक्वेस्ट जो है, सपोज करें कि आप गेट में कर रहे हैं। हम आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि एक गेट की रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ मैं। और वो भी कैसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब जरा देखिएगा। अब हम डायरेक्ट आ रहे हैं अपने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर। तो ये लगता है मैंने काफ़ी छोटा कर दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता। अच्छा, अब आप देखें कि आपका जो क्लाइंट है, आपका जो सर्वर है, वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, जो आर्किटेक्चर के ऊपर सवाल और जवाब आपस में बातें जो ये कर रहे हैं, आपको ये समझ तो आ गया कि HTTP का काम क्या है। पहले तो आप मुझे ये बताएं HTTP का काम क्या है। क्या आप इस तरह बोल पाएंगे कि आपका जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट को HTTP के जरिए सर्वर तक पहुंचाते हैं। तो HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल है, जो आपके डाटा को ट्रैवल करवाते हैं। अब जो डाटा है वो रिक्वेस्ट के टाइम पर कौन दे रहे, क्लाइंट दे रहे।
और रिस्पॉन्स के टाइम पर वो डाटा कौन दे रहे हैं? सर्वर दे रहा है। सर तो जो आपका एच टी टी पी 1.1 है, इसके अंदर आपको याद रखना है कि जब आप कर रहे हैं गेट के रिक्वेस्ट को, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जब आप कर रहे हैं गेट के रिक्वेस्ट को, तो उसमें आप लाजमी क्या करते हैं? हेडर भेजते हैं। अगर आपने हेडर नहीं भेजा क्लाइंट से, आपको आप सवाल पूछ सकते हैं कि भाई, जब हम लास्ट टाइम एपीआई बना रहे थे तो हमने तो कोई हेडर वेडर नहीं भेजा। हमने कहाँ भेजा कोई हेडर गेट की रिक्वेस्ट में? हमने तो बस एपीआई को लिखकर कॉल कर दी थी। याद है ना, ऊपर का यूआरएल और सेंड कर दो बटन और वो जाता है, फिर जवाब लेकर आ जाता है। तो वो पोस्टमैन इंटरनली हेडर भेज रहा होता है आपके सर्वर पर, वो हेडर भेज रहा होता है। बट सर थंडर क्लाइंट में भी यही कर रहे थे हम तो जस्ट। मिसाल दे रहा हूँ मैं, थंडर अब सबके नाम तो नहीं ले सकता ना। चलें, पोस्टमैन हो, थंडर क्लाइंट हो, आपका रिक्वेस्ट ली हो, आपके जो रिक्वेस्ट का जो वो है पाइथन का पैकेज है वो हो, आपका फैच हो जो जावास्क्रिप्ट का पैकेज है वो, इतने ही नाम आते हैं मुझे भी। सर बाय डिफॉल्ट ऑर्डर कैसे भेज रहे हैं वो? इंटरनली भेज रहे हेडर, उसमें भेज क्या रहे, सवाल ये, रिक्वेस्ट के टाइम पर वो भेज रहा है यूआरएल के, यूआरआई को, यूआरआई के अंदर वो ये बता रहा है कि भाई मेथड जो है ना, मेथड वो कौन सा है, एड्रेस मैं कहाँ पर पहुंचना चाहता हूँ, और कौन सी चीज़ मैं एक्सेप्ट करूंगा। मतलब क्लाइंट खुद बता रहा है कि ये मैं एक्सेप्ट, ये इसके अलावा जब सर्वर को कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम जवाब दो ना तो मुझे जेसन में देना, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ एक्सेप्ट नहीं करता। तो जो हेडर है ना, उसके अंदर होती है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जब आप गेट भी कर रहे हैं, तो गेट करते टाइम भी आप क्या भेज रहे हैं? हेडर, मतलब उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप भेज रहे हैं? डेटा। डेटा डेटा के के बारे बारे में, बिल्कुल। उसके बाद आप इसके अंदर देते हैं बॉडी। बॉडी के मतलब क्या है? बॉडी के मतलब है आपका वो डाटा जो जेसन के फॉर्म में हो सकता है, जो हो सकता है आपके एक्सएमएल के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं बॉडी। ज्यादातर हम जेसन में देते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात पता है क्या है? आप कभी भी गेट की रिक्वेस्ट में बॉडी नहीं भेजता। आप गेट के रिक्वेस्ट में कभी भी बॉडी को नहीं भेजते। बॉडी नहीं भेजता। आप हमेशा क्या भेजते हैं? सिर्फ हेडर। हेडर भेजते हैं। और हेडर के अंदर भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप मैनेज नहीं करते, लेकिन ये मैनेज हो रही होती है, ये काम की चीज़ है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक चीज़ है, वो है होस्ट। ये होस्ट 0.9 के अंदर, इसके अंदर ये पहले था ही नहीं, ये इन्होंने 1.1 के अंदर इंट्रोड्यूस कराया है। और होस्ट क्या करता है? होस्ट का काम ये है कि ये आपके सर्वर के यूआरएल को अपने अंदर रखते हैं। हेडर के अंदर जो होस्ट है वो सर्वर के यूआरएल को अपने अंदर रखता है। इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। तो गेट के अंदर आप क्या नहीं भेजते भाई? बॉडी नहीं भेजते। और उसके बाद जो आपका आपके कोई भी मतलब दूसरे जो भी हैं, जैसे कि आपका पोस्ट है, उस पोस्ट के अंदर आप क्या भेजेंगे? हेडर प्लस बॉडी। बॉडी। लेकिन
ये जो बॉडी आप भेज रहे हैं ना, इन दोनों के दरमियान भी एक चीज होती है, और वो है एक एम्प्टी लाइन, जो आपके हेडर को आपके बॉडी से सेपरेट करने के काम में आती है। तो बाकी दूसरे जितने भी मेथड्स हैं उसमें आप ये करते हैं, तो मैं पोस्ट की जगह यहाँ पर लिख देता हूँ अदर मेथड्स। एक है गेट मेथड जो बॉडी को नहीं भेजता, एक है अदर मेथड्स जो कि जिसमें आप हेडर को, एम्प्टी लाइन को और बॉडी को भेज सकते हैं। सर एम्प्टी लाइन क्या? एम्प्टी लाइन क्या है? वो हम एम्प्टी लाइन ही है, खाली लाइन, एक लाइन का गैप मतलब। देखिए ना, ये हेडर है। अच्छा, ये जो आपका हेडर है, सपोज करें ये इस तरह आपने बनाया है, इसका इसके अंदर लिखा है कंटेंट टाइप, और इसके अंदर आप बताते हैं एप्लीकेशन जेसन। ये आपने कंटेंट टाइप बता दिया। अब उसके बाद आप देंगे एक लाइन का गैप, और फिर आप लिखेंगे क्या? बॉडी। और ठीक है बॉडी सर, में मतलब ये कि हमें जब ये पोस्ट की रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें ये एक लाइन का गैप देना होता है, जो हमें वैसे नजर नहीं आ रहा होता ये लेकिन हम खुद देते हैं। मैनेज हो रहा होता है, लेकिन ठीक है इसके ठीक है। बीच में ये लाइन का गैप अगर नहीं होगा तो फिर वहां सर्वर को मसला होगा, इसको एरर समझ। आएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये वाली चीज जो है क्या है, कि एक लाइन का गैप, एम्प्टी लाइन और फिर बॉडी। यहाँ तक कोई मसला, कुछ समझ? अब स्पेशली आप अगर बात करें ना पोस्ट के मेथड की, तो पोस्ट का मेथड जो है वो किस काम में आता है? हम यहाँ पर मेथड्स के लिए ना एक इंफॉर्मेशन जैसा एक वो बना लेते हैं कि गेट जो है उसका काम क्या है? रिट्रीव डाटा या गेट डाटा फ्रॉम सर्वर। और पोस्ट का काम क्या है? सेंड डाटा टू सर्वर, या फिर क्रिएट न्यू डाटा। और पुट का काम क्या है? पुट का काम कोई बता सकता है क्या है? सर डेटा अपडेट सर करना है। अपडेट डेटा अपडेट जो है न्यू डेटा अपडेट करता है। न्यू डाटा अपडेट करता है या मतलब चेंजिंग का है सर, आप चेंज पुराने कोई चेंजिंग कर पुराने रहे डाटा को मिटा कर नए एक्सिस्टिंग डाटा को अपडेट कर देना। अपडेट करते हैं। हैं जी। एग्जिस्टिंग को अपडेट करने के लिए होता है आपके पास पैच। हाँ। ये जो पुट होता है ना, ये पुराने डाटा को तो देखता ही नहीं है, ये क्या करता है, आके अपना डाटा अपडेट करके चले जाते हैं। अगर आप कहें कि मेरे पुराने वाले डाटा के अंदर कुछ नया लिख दो, तो फिर वो पैच वो का काम है। पैच होगा। पैच का काम। पुट का काम क्या है? एक नए तरीके से डाटा को अपडेट कर देना, पुराने का ख्याल नहीं रखता वो बस उसका काम है आओ मिटाओ अपडेट करो चले जाओ। तो पुट इसका क्या है? टू अपडेट डाटा। और जो पैच है, पैच के मतलब है पार्शली अपडेट डाटा लिख दें। मतलब आपका जो ओल्ड डाटा है उसको भी ये रखता है, और उसके साथ जो भी आपने अपडेट दिया है वो उसको भी रखेगा। गेट पोस्ट पुट पैच ये दोनों हैं एक ही। पुट और पैच अपडेट करने के लिए हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू अपडेट पार्शली। Exactly. सर ये देख के एसक्यूएल की क्यूरीज याद आ रही जी, मुझे भी अक्सर मैं वहीं पहुंच जाता हूँ। वो जो है ना, अच्छा मेथड्स की हम बात कर रहे थे, तो मेथड में ना अब
डिलीट का भी मेथड होता है। डिलीट का काम क्या है? टू डेटा को डिलीट करना। डिलीट डाटा। और उसके बाद मेथड है, हेड का मेथड भी है। हेड का काम ये है कि रिट्रीव रिट्रीव ओनली हेडर्स विदाउट बॉडी। इसका ये काम है। इस मेथड का क्या काम है? ये काम है। तो सर मतलब बताएंगे? भाई अभी तो बोला ना कि आपके एच टी टी पी की रिक्वेस्ट में दो चीज़ें होती हैं, हेडर और बॉडी। तो जो गेट की रिक्वेस्ट है उसमें आप हेडर भेजते हैं, एम्प्टी लाइन के बाद बॉडी नहीं भेजते, है ना, गेट में। जी। और बाकी दूसरे मेथड्स में हेडर, एम्प्टी लाइन और बॉडी भेजते हैं। तो ऐसे एक और मेथड भी है हेड का। इसके हेड का मेथड क्या कर रहा है? ये कह रहा है बॉडी को छोड़ो, रहने दो, मुझे सिर्फ क्या ला के दो? हेडर। हेडर ला के दो। ठीक है। तो ये है। सर इसमें होता ही है। सर रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? अब हमें देखें, ये चीज़ तो समझ आ गई कि एच टी टी पी पुराना वर्जन, नया वर्जन, पुराने में क्या था, नए में क्या हुआ, और उसमें मेथड्स भी हैं, स्टेटस कोड भी है। अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ पर स्टेटस कोड भी लिख देता हूँ जल्दी से। यहाँ पर आप मुझे बता देंगे कि 100 के मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन। और 200 के मतलब क्या है? या इसको हम एक्स एक्स कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये इसकी पूरी भी सीरीज होती है ना। 200 के मतलब क्या है? ओके रिस्पॉन्स। और 300 के मतलब क्या है? कोई बताएगा? ऑथेंटिकेशन। 300 के मतलब redirect, है रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट। 400 के मतलब क्या है? client error, क्लाइंट क्लाइंट एरर है या फिर? एरर। सर ये रीडायरेक्ट क्या है सर? मतलब कैसे एक, मतलब? सर वो जा कहीं ये रहा था, ये क्या उस चीज़ है? उसको भेज कहीं और दिया। मतलब देखें, आपने जो रिक्वेस्ट दी ना सर्वर को, तो सर्वर ने रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट करते साथ ही आपको किसी और पेज पर भेज भी दिया। मतलब वो वहां नहीं रुका, आपकी आपके रिक्वेस्ट के ऊपर उसने किसी और पेज को ओपन कर दिया। तो उसको हम कहेंगे कि रीडायरेक्ट कर दिया उसने हमें। मैंने तो सर्वर से बात की ना, मैंने उस पेज को थोड़ी बोला कि मुझे वो पेज खोल के दो। सर्वर ने मुझे वहां पर रीडायरेक्ट कर दिया। जैसे पुराने फोन में क्या होता था, नोकिया के फोन में, कि आप फोन किसी को करें, वो रीडायरेक्ट, उसके अंदर एक ऑप्शन था, वो किसी और नंबर पर वो कॉल चली जाती थी। मतलब मैं करूंगा आपको कॉल, आपने अगर रीडायरेक्ट में किसी और का नंबर लिख दिया, तो वो नंबर, उस पर कॉल चले जाएगी मेरी डायरेक्ट। तो वो था रीडायरेक्ट। अच्छा, ये 500 क्या है? ये सर्वर एरर। और 600 क्या है? ये तो नहीं पता सर। ये होता ही नहीं है। तो ये आपके आ गए स्टेटस कोड, और ये आपके आ गए मेथड्स। अच्छा, मेथड्स को ना हम इसको मेथड भी कहते हैं और वर्ब्स भी कहते हैं। हम इसे मेथड भी कहते हैं और वर्ब्स भी कहते हैं। और इससे नीचे वाले को हम स्टेटस कोड कहते हैं। स्टेटस कोड कहते हैं। तो यहाँ तक तो हमें बात समझ आ गई है कि अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो एच टी टी पी है ना, वो एच टी टी पी हमेशा 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 एक क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से क्लाइंट को डेटा भेजने के काम में आता है। तो उसके अंदर 0.9 जो था पुराना वाला, आपको पता है उसके अंदर कुछ खामियां थी। यहाँ पर हमने देखा गेट वेट हेडर नहीं है, स्टेटस कोड नहीं है। तो 1.1 के अंदर हमने एक चीज़ देखी है, जिसको हम कहते हैं कि हेडर है, इसमें मेथड्स है, इसमें स्टेटस कोड है, बहुत सारी चीज़ें। अभी हमें ये नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब ये आया होगा तो आप सोचें कि उनके लिए ये कितनी बड़ी चीज़ होगी, जैसे हमारे लिए एआई बड़ा है अभी। तो
अब मैं आपको बताऊं कि जो आपका HTTP 1 है ना, उसके अंदर एक मसला ये है कि ये कनकरेंट, जिसको हम कहते हैं पैरेलल, पैरेलल बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। पैरेलल जो है ना, ये रिक्वेस्ट, आप पैरेलल रिक्वेस्ट आप क्या नहीं कर सकते, इसमें चला नहीं सकते। तो आपको कनकरेंट या पैरेलल, कनकरेंट भी याद रख लें, क्योंकि बार बार ना कनकरेंसी का वर्ड बड़ा यूज होता है, तो उसमें ना हम कंफ्यूज होते हैं कि ये कनकरेंट के मतलब है क्या। या कनकरेंट या पैरेलल एक ही चीज़ है कि एक ही टाइम पर मल्टीपल काम करना, उसको हम कहते हैं कनकरेंट या फिर पैरेलल एग्जीक्यूशन। तो ये चीज़ जो है, ये इसके अंदर पॉसिबल नहीं थी, बल्कि हम इसको एक यहाँ पर इमोजी लगाकर बताते हैं इसको। आप अगर सोचें कि एक आपके दराज अभी कल 11 तारीख है ना, कल 11/11 की सेल लगेगी इनकी, टूट पड़ेंगे सारे। तो 11/11 की सेल में अगर हर बंदे को ये बोला जाए कि पाकिस्तान के किसी कोने में बैठकर कोई बंदे ने रिक्वेस्ट भेजी है शूज़ को ख़रीदने की, तो अभी उसकी रिक्वेस्ट चल रही है, आप अभी थोड़ा सब्र करो। अगर ये मैसेज सबको आने लग जाए, तो आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि आपकी बारी कब आएगी। नहीं समझ रहे आप मेरी बात को। जी सर सर आई नहीं समझ पाए। आ रही। भाई उस ऐसे तो फिर हर बंदा कोई ना कोई जो है वो रिक्वेस्ट कर ही रहा होगा, पता नहीं मेरी बारी कब है। तो मतलब ये सीक्वेंशियल HTTP 1.1 के अंदर जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का जो वो एक तरीका था कि एक का काम होगा तो फिर दूसरे का काम होगा, ये वाला जो तरीका है ये पैरेलल या कनकरेंट जो है वो नहीं था। तो हमने HTTP 2 के अंदर क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की कि HTTP 2 के अंदर क्या हो, हम पैरेलल कनकरेंट जो एग्जीक्यूशन है वो कर पाए। अब ज़रा ये हम अपने इसको उठा कर रखते हैं ऊपर और आज जाते हैं, इससे कंटिन्यू करते हैं। तो HTTP 2 जो है, ये जब आया तो इसके अंदर आपको पैरेलल एग्जीक्यूशन, इसको हम कह सकते हैं कि अलाउ मल्टीपल रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स, वापस भी तो आएगा ना जवाब। देखें अब सर्वर भी लग गया काम पर कि उसको भी जवाब देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है, हर मतलब वहां से बंदे भी जो हैं, क्लाइंट जो हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से सर्वर भी जवाब दे रहा है, और ये पैरेलल में चल रहा है। एक बंदा है उसने रिक्वेस्ट जनरेट की कि मुझे चाहिए, क्या, एक मोबाइल फ़ोन चाहिए मुझे। और एक बंदा है उसने जो है बोला कि मुझे रेफ्रिजरेटर भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, मुझे जहेज का पूरा सामान ही चाहिए। अभी उसकी चीज़ें हैं ज़्यादा, और मोबाइल फ़ोन वाले की है चीज़ कम, उसके पास एक आइटम है, इसके पास मल्टीपल आइटम है। अगर मल्टीपल आइटम वाले ने रिक्वेस्ट पहले भी की हो और मोबाइल वाले ने रिक्वेस्ट बाद में की हो, उसके थोड़ी देर बाद, तो आइटम कम होने की वजह से उसका रिस्पांस जल्दी आना चाहिए, और इसका जो आइटम है उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं सर्वर के, ये आइटम कितने का है, इसके ऊपर इसने 11/11 की सेल का वो भी लगाओ डिस्काउंट, अगर कोई प्रोमो कोड डाले तो वो उसका भी डिस्काउंट लगाओ, ये सब कैलकुलेट करके टोटल बनाकर फिर भेजो इसको। तो ये कैलकुलेशन कर रहा है सर्वर, इसको देर में जवाब देता है मल्टीपल वाले को, और जिसके आइटम कम है उसको जल्दी जवाब दे रहे हैं। लेकिन रिक्वेस्ट तो उसकी पहले आई थी, मल्टीपल आइटम वाले की। तो पैरेलल जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक ये काम हो ही नहीं पाएगा। हम लाइन में नहीं बैठा सकते सबको कि अभी तुम बैठ जाओ सब्र करो, दूसरे का काम चल रहा है। आप समझ रहे हैं? तो ये दोनों काम पर लग गए।
रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट जो है, अलाउ मल्टीपल रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट, इसको आप कह सकते हैं ना कि कंकरेंटली। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मतलब क्या है, पैरेलल ओवर अ सिंगल कनेक्शन। तो ये सिंगल कनेक्शन के ऊपर एक कनेक्शन ओपन हुआ, उस एक कनेक्शन के ऊपर आपको क्या लाकर दे रहा है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो है वो चल रहे, और उसके ऊपर जो है कनकरेंटली वो चीज़ चल रही है। मिसाल के तौर पर, आप अगर सिर्फ अपनी बात करें, तो आप दराज के वेबसाइट पर गए, आपने एक चीज़ ऐड टू कार्ट में रखवा दी, एक चीज़ विश लिस्ट में रखवा दी, एक चीज़ जो है वो किसी और में रखवा दी। तो क्या है कि वो आपकी तरफ से मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है, उसके ऊपर सर्वर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो वो जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का साइकिल है वो परफॉर्म हो रहा है आपके लिए, तो वो एक सिंगल कनेक्शन में ही परफॉर्म हो रहे हैं। कि आपने जो रिक्वेस्ट की, उसी रिक्वेस्ट को पकड़ के उसका जवाब उसी के रिस्पॉन्स में आया। मतलब एक ऐसी पाइपलाइन जिसके अंदर पानी आता है और वापस भी उसी पाइपलाइन से जाता है। आप समझ रहे हैं? मतलब एक सिंगल कनेक्शन के मतलब क्या है, रिस्पॉन्स जिससे आप के सर्वर ने आपको भेजा है, उससे पहले आपने रिक्वेस्ट भी उसी HTTP के अंदर रखकर भेजा था। तो यह है सिंगल कनेक्शन। तो चलें थोड़ा पीछे चलते हैं और आप मुझे बता दीजिए कि 0.9 से 1.1 से लेकर 2 तक जो है वो हमने क्या इवॉल्व किया। HTTP 2 के अंदर, HTTP 2 के अंदर मैं आपको बताऊं कि एक हेडर, आपको पता है ना, हर रिक्वेस्ट में हेडर, एम्प्टी लाइन और बॉडी तो जा ही रही है। अगर गेट की रिक्वेस्ट है तो उसमें भी बॉडी जा रही है, लेकिन बॉडी खाली है ना, हाँ ये उस जी सर। बॉडी एम्प्टी है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर तो यही है ना कि हेडर, एम्प्टी लाइन, जी बॉडी। तो जो आपका हेडर है, अगर देखें, एक गाड़ी है लोडिंग, जैसे हम वो होती है ना हमारी सुजुकी, उसके ऊपर अगर आपने देखा होगा कि लोडिंग के लिए हम वो यूज करते हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा वेट रखें, अगर बहुत ज्यादा वेट अगर उसके ऊपर डाल दें, तो वो मजबूरन ड्राइवर को, जो गाड़ी है वो स्लो स्लो चलानी पड़ती है। और वेट कम है तो फिर वो जैसे नॉर्मल स्पीड, तेज या फिर स्लो, वो चला सकता है उसकी मर्जी। तो ऐसे ही ना आपका डाटा ट्रैवल भी है। अगर डाटा बहुत बड़ा है तो फिर क्या होगा कि डाटा, उसकी लेटेंसी बढ़ जाएगी, वो स्लो जाएगा और स्लो वापस आएगा। तो हमने क्या किया, मतलब HTTP 2 में उन्होंने क्या किया, इंजीनियर्स ने, उन्होंने ये किया कि भाई जो हेडर है, सिर्फ हेडर को कॉम्पैक्ट कर दो। हेडर को क्या किया, कॉम्पैक्ट कर दिया, किसके जरिए, एच पैक के जरिए। एच पैक क्या है? एच पैक एक हेडर कंप्रेशन टूल है, जो कि आपके हेडर को छोटा कर देता है। और ये HTTP 2 के अंदर इंटरनल है, हमें बस इंफॉर्मेशन के हिसाब से पता होना चाहिए कि एच पैक एक चीज़ है जो कि हमारे हेडर को क्या कर देता है, कॉम्पैक्ट कर देता है। और जाहिर है हेडर कॉम्पैक्ट होगा तो स्पीड क्या होगी, और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि डाटा जितना ज़्यादा, ये एच एच पैक क्या करता है कि कंप्रेस कर देता है उसे। कंप्रेसर है ये, कॉम्पैक्ट ठीक है। करता है, कंप्रेस करता है, कंप्रेशन, हेडर कंप्रेसर कह सकते हैं हम इसे, हेडर कंप्रेसर टूल कह सकते हैं हम इसे। और ये जो है, ये इसका नाम एचपैक है, ये हेडर को कंप्रेस करते हैं। इसको जरा मैं सही से लिख दूं, एक सेकंड।
तो यहाँ तक आपको क्लियर है ये? देखें, अब क्या है कि मैं आ गया सर जिया के इसमें एच रीडमी के अंदर, ये जो 01 HTTP थ्योरी है ना, इसके रीडमी के अंदर आ गया मैं। यहाँ पर एक डायग्राम है, एप्लीकेशन लेयर। केक होता है ना, केक, केक के लेयर से हम इसको समझते हैं कि जो आपका केक है उसका जो सबसे टॉप वाला पार्ट होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर होता है। सबसे जो टॉप वाला पार्ट है ना वो प्रेजेंटेशन लेयर है, मतलब वो आपकी केक की पूरी प्रेजेंटेशन जो है वो उस टॉप लेयर के ऊपर होती है। अंदर उसका केक अच्छा है बुरा है, उसमें क्रीम भर दिया, केक है भी कि नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर दिखने में अच्छा होना चाहिए। ये जो डिजाइनर केक आते हैं इसके ऊपर अंदर के मटेरियल को अच्छा देखते थोड़ी हैं आप डिजाइनर केक के 10-10 हज़ार रुपए किस लिए पे करते हैं या ज्यादा, ताकि ऊपर से वो अच्छा बना दे उसे। तो ये ऊपर वाली चीज क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर। ऐसे लेयर में चीजें चलती जाती हैं। तो बॉटम में क्या है कि बॉटम में जो है वो उसके बैक एंड का सिस्टम जो भी है वो चल रहा है, फिर एपीआईज मैनेज हो रही हैं, फिर प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो आपका फ्रंट एंड है। इसी तरह जो एप्लीकेशन लेयर है, ये जो एप्लीकेशन लेयर है ये सबसे टॉप पर है। आप यहाँ पर देख रहे हैं एप्लीकेशन लेयर सबसे टॉप पर है। अब देखिए, हमने ये वाली कहानी तो समझ ली ना कि HTTP 1 से लेकर 2 तक क्या क्या हुआ। हमने 0.9 को भी देखा कि उसमें क्या था, और 1 के अंदर जो है जब वो आए तो उन्होंने कौन सी एवोल्यूशन की, और 2 के अंदर जो है वो कंकरेंट जो एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है वो भी वो कर पा रहे हैं। और एच पैक को भी हमने समझा कि एच पैक के जरिए हेडर को भी कंप्रेस करके वो भेजता है। तो जो वेब एपीआईज हैं, जाहिर है मतलब आपके रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स, वो एप्लीकेशन लेयर है। मतलब पोस्टमैन खोल के रिक्वेस्ट मैंने की अगर, तो एप्लीकेशन, मेरा क्या है, पोस्टमैन है उससे मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ये क्या है, एप्लीकेशन लेयर, जिससे मैं HTTP की हेल्प से एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये है TCP। TCP जो है ना वो, आप TCP के ऊपर ही HTTP की रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं। मतलब जो TCP है ये बॉटम लेयर के अंदर है, और इसी के ऊपर जो है आप HTTP की रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं। और ये जो है ये पूरा का पूरा ये एक रिक्वेस्ट ही है। TCP एक ट्रांसपोर्ट है जो कि एक रिलायबल ट्रांसपोर्ट है, जिसमें आप क्या करते हैं कि, अच्छा, TCP है क्या? एक ट्रांसपोर्ट लेयर है। पोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर है। इसके आप HTTP की जो रिक्वेस्ट भेजते हैं वो TCP के ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर ही भेजते हैं। इंटरनली TCP चल रहा होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर है ये, और ऊपर एप्लीकेशन लेयर पर क्या चीज़ चल रही होती है, HTTP। हम HTTP। हमें क्या पता है अपनी ज़बान में, हमें क्या पता है कि एक API कॉल की हमने, कैसे कॉल की, पोस्टमैन से कॉल की। अंदर क्या चल रहा है, जब आप API कॉल कर रहे हैं तो आप HTTP के मेथड के जरिए कॉल कर रहे हैं, और वो इंटरनली TCP के ट्रांसपोर्ट लेयर पर हो रहा है। वो जो कॉल हो रही है वो TCP के ट्रांसपोर्ट लेयर पर ये कॉल हो रही है। ये याद रखने वाली चीज़ है, देखने वाली चीज़ नहीं है, ये याद रखने वाली चीज़ है। क्या कि HTTP या HTTPS के जो रिक्वेस्ट को आप कर रहे हैं वो अपने बॉटम लेयर में, मतलब किसको यूज़ कर रहे हैं, वो कौन से ट्रांसपोर्ट लेयर को यूज़ कर रहे हैं, TCP को। सर, जी जी। रिकॉर्डिंग बंद कर दें सर। अच्छा, तो अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर TCP को। तो मैं ट्रांसपोर्ट लेयर को, TCP को लिख लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? ये है भाई
एक ऐसी लेयर जिसके ऊपर कैरेट साइन कैसे बनते हैं, एक सेकेंड। देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या चीज़ है? एक बॉटम लेयर है आपके रिक्वेस्ट की बॉटम लेयर है। अगर हम इसको बंद करें तो इसको एक ऐसे डब्बे में बंद करके उस डब्बे का नाम क्या दे सकते हैं? रिक्वेस्ट। मैं कह सकता हूँ कि ये एक रिक्वेस्ट है जो HTTP की रिक्वेस्ट है, और इसके अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर है। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है आसान है। इस ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये भाई ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ना, ये आपके सिंगल कनेक्शन के ऊपर जो कनेक्शन आपने ओपन किया है उसके ऊपर डाटा को भेजा जा रहा है। क्या कर रहे हैं? डाटा हम भेज रहे हैं तो डाटा आ रहा है। लेकिन ये जो पूरा डाटा है, ये डाटा है, लेट्स सपोज एक बड़ा डाटा, ये है बड़ा डाटा, ठीक है। तो हम डाटा जब भेज रहे हैं ना, तो डाटा को भेज रहे हैं छोटे छोटे पैकेट्स में। ये इसी का पार्ट है डाटा, यही बहुत बड़ा डाटा है, उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में भेज रहे हैं। डाटा, डाटा, डाटा और डाटा आ जाए, मतलब समझें कि ये अब डाटा कंप्लीट हो गया, यही वाला डाटा है ये। तो इसके ना एक सीक्वेंस है, आप समझिएगा इसकी क्या है। एक सीक्वेंस है, डाटा नंबर 1 ये था, डाटा नंबर 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। अच्छा, डाटा पार्शली आ रहा है, कैसे आ रहा है? टुकड़ों में आ रहा है, पार्शली आ रहा है। और इसके ना क्या है, एक 1 2 3 4 के हिसाब से सीक्वेंस है। जिस चीज को आकर ये रिसीव होता है, लेट सपोज यहाँ पर मैं एक रिसीव करने के लिए सर्वर बना देता हूँ, या सर्वर से ये जवाब आ रहा है तो मैं क्लाइंट बना देता हूँ। तो यहाँ पर जब डाटा रिसीव हो रहा है क्लाइंट को, तो आपका जो क्लाइंट है वो इसको रिसीव उसी सीक्वेंस में करेगा जिस सीक्वेंस में आपने इसको भेजा है। 1 2 और 3 4। आप समझिएगा, आपको TCP ना समझ आ जाएगी। सीक्वेंस आउट तो नहीं है इसमें, सीक्वेंस है। ये क्लाइंट को पहले फर्स्ट डाटा का जो पार्शियल पार्ट है, डाटा का जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, वो क्लाइंट को रिसीव हो जाए। डाटा भेजा एक ही हमने पाइपलाइन के ऊपर, मतलब एक ही कनेक्शन हमने ओपन किया HTTP की रिक्वेस्ट। देखें रिक्वेस्ट को, देखें ऊपर एक ही रिक्वेस्ट जिसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर में हम क्या किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं? TCP को। TCP का तो नाम हमने कहीं लिखा ही नहीं, उसको लिख देते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लिखते हैं TCP को। TCP। अच्छा, इस TCP का काम है ये सब करना, ये TCP का काम है ये सब करना, कि जो डाटा है बहुत बड़ा डाटा वो आ रहा है, और जिस सीक्वेंस में डाटा आ रहे हैं उसी सीक्वेंस के अंदर उस डाटा को पहुंचाना। मैं आपको एक बात समझाऊं, ये जो क्लाइंट को सर्वर ने जवाब दिया है ना, अगर बीच में से ये डाटा मिस हो जाए, ऐसा भी होता है, अगर बीच में से ये डाटा मिस हो जाए तो TCP का काम पता है क्या है? वापस दोबारा से जाए और जाकर इसको लाके इसी जगह पर रखकर क्लाइंट को रिसीव करवाए।
ऐसा नहीं हो सकता कि आते आते ये आप से मिस हो गया और 4 को आपने आगे भेज दिया और उसके बाद 3 को इसके पीछे लगा दिया। ऐसे तो डाटा ही चेंज, ऐसे तो डाटा गड़बड़ हो जाएगा कि रिसीव होने वाली चीज़ में अगर इंटरनेट की खराबी या कोई और मसला अगर आ जाता है जिससे आपका जो आने वाला डाटा है वो एक सर्टेन टाइम पर क्या हुआ, ऑफ हो गया, आपकी कनेक्शन को मिस कर दिया उसने। अब डाटा पैक लेयर में जब पार्शली डाटा आप रिसीव कर रहे थे तो 3 के टाइम पर इंटरनेट कनेक्शन में गड़बड़ आने की वजह से डाटा 3 जो है वो गायब हो गया था। तो 4 को हमने आगे बढ़ा दिया और 3 को पीछे उसके लगा दिया। ऐसा नहीं, टीसीपी का काम क्या है? टीसीपी का काम ये है कि भाई अगर डाटा मिस भी हुआ है ना तो वो रुकेगा। वो क्या करेगा? रुकेगा, डाटा 3 को उसके जगह पर लाकर प्लेस करके क्लाइंट को सही सीक्वेंस में रिसीव करवाने का काम टीसीपी का है। तो मतलब अगर डाटा पार्शली आ भी रहे हैं तो ये डाटा जो है उसकी सीक्वेंस कभी भी खराब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमें भरोसा है टीसीपी के ऊपर। तो हम हमेशा जब भी रिक्वेस्ट को देखते हैं तो रिक्वेस्ट को हमने हमेशा इस तरीके से देखा है कि एचटीटीपी की रिक्वेस्ट जा रही है, लेकिन ये रिक्वेस्ट भी इंटरनली अपने ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर टीसीपी का यूज़ कर रहा होता है। और जो ये टीसीपी है इसके फुल फॉर्म को हमने अभी देखा है, ट्रांसमिशन, क्या था फुल फॉर्म इसका? लिख लेते हैं यहाँ पर। ट्रांसमिशन कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सर मतलब बस इसका काम यही है कि ये डेटा को जो है वो मैनेज कर रहा होता है कि वो जो चंक्स में डेटा आ रहा है उसको सीरीज वाइज ये जो है वो क्लाइंट तक पहुंचा सके। ये कोई छोटा काम तो है नहीं ये, अगर डाटा आगे ही पीछे हो गया तो आप देखें नहीं ना। मतलब इसकी जी डेफिनेशन के जी हिसाब से याद करना है ना। जी जी जी, यही काम है इसका। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पूरे डाटा को संभाल ही रहे इंटरनली। ठीक है। अब सर मीन्स जिसकी रिक्वेस्ट चाहिए उसी का रिस्पांस पहले चाहिए, यही काम है ना इसका। फिर दूसरी रिक्वेस्ट का नहीं दूसरा नहीं, रिस्पांस जाए। आप बात तो एक ही रिक्वेस्ट की कर रहे हैं, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट में भी जो डाटा आपके पास आ रहा है वो डाटा छोटा नहीं है, वो डाटा जी बड़ा है। सर। तो डाटा पार्शली आता है। अगर बड़ा डाटा जैसा आपने देखा होगा ना, कभी थोड़ा थोड़ा डाटा आ रहा है तो आते जा रहा है आते जा रहा है डाटा इस तरह। तो जो पार्शली डाटा आ रहा है तो पहले क्या चीज़ नजर आए और बाद में क्या चीज़ नजर आए उसके बाद क्या नजर आए, इस ये सीरीज को मेंटेन करता ही है। इसको ये मेंटेन कर रहे हैं। तो जी। ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी को भी हमने देखा। अब देखें, जिस तरह टीसीपी है इसी तरह आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर क्या है, यूडीपी भी है। अच्छा, HTTP 3, क्योंकि हमें अब एप्लीकेशन लेयर से आना पड़ेगा तो हम HTTP 3 को पहले देख लेते हैं, फिर यूडीपी को भी देख लेंगे। तो एक सेकेंड यहाँ पर, HTTP 3 को देखते हैं। HTTP 3 ना अभी देखें बहुत ही डेवलपमेंट मोड पे भी आप इसको कह सकते हैं, अभी है ये, और कम यूज़ होता है, लेकिन HTTP 3 जो है वो है। ज़्यादातर हम क्यों यूज़ करते हैं? स्ट्रीमिंग के लिए। स्ट्रीमिंग के लिए, मॉडर्न वेब या लो लेटेंसी के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और आप शॉर्ट में आप ये याद रखेंगे कि HTTP 3 की जहाँ पर भी बात हो तो क्या है, वो स्ट्रीमिंग करते हैं ना जब आप, तो आप इसका यूज़ करेंगे HTTP 3 का। अच्छा, इसके अंदर एप्लीकेशन लेयर तो जैसे उसमें HTTP 1 और 2 है, इसमें क्या है, HTTP 3 है। 1 तो वैसे अब यूज़ नहीं होता, HTTP 1.1 भी होता है और 2 भी होता है। और HTTP 3 जो है ये भी एप्लीकेशन लेयर में है, लेकिन इस पार्ट में राइट साइड की तरफ। तो HTTP 3 जो है वो मॉडर्न वेब या लो लेटेंसी के लिए बनाई गई है, जिसकी वजह ये है कि आप जब किसी कनेक्शन को डेवलप करें तो वो जो कनेक्शन है ना वो आपको डाटा ला कर देता जाए देते जाए देते जाए, और आप उसको रिसीव करके आगे काम चलाते जाएं चलाते जाएं। ये इसका एक बहुत सिंपल जो है वो
कॉन्सेप्ट है। अब यूडीपी जो है ये एक तो तेज है, और तेज इसलिए क्योंकि ये कनेक्शन लेस है। आए जरा यूडीपी को समझते हैं। सर जी जी जी। सर आपने HTTP 3 क्या बताया? HTTP 3 जो है वो मॉडर्न वेब के लिए बनाई गई एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो लो लेटेंसी के लिए बनाई इन्होंने। लेटेंसी मतलब इंतजार ना करना पड़े, समझ रहे हैं आप? लो लेटेंसी मतलब क्विक आंसर है, क्विक इंतजार। रिस्पॉन्स के लिए। जी, इंतजार ना करना पड़े, तो लो लेटेंसी उसको कहते हैं। मॉडर्न वेब, ये चक्कर है क्या, इसको समझते हैं। देखिए, जो HTTP 3 है ना, इस HTTP 3 के अंदर जो भी कनेक्शन आप बना रहे होते हैं, जैसे कि हमने पीछे HTTP 2 में ये देखा था कि अलाउ मल्टीपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कंकरेंटली ओवर अ सिंगल कनेक्शन। मतलब एक कनेक्शन को इसने ब्रेक नहीं किया, एक कनेक्शन है उसको ब्रेक नहीं किया, उसी कनेक्शन के ऊपर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आपको लाकर वो दे रहे हैं। HTTP 3 जो है इसमें, जब ये आप इसके सर्वर को कहते हैं कि मुझे ये वाली रिक्वेस्ट आकर दो, तो आपका सर्वर आपको वापस जब जवाब, तो वो कनेक्शन ना क्लोज हो जाता है। जब आपके क्लाइंट ने सर्वर को बोला कि जवाब ला कर दो, तो कनेक्शन क्लोज। अब सर्वर आपका जो जवाब देगा लाकर, वो क्लाइंट को जब देता है तो फिर कनेक्शन क्लोज। तो बीच में कोई ऐसा ओपन कनेक्शन मेंटेन नहीं करते ये आपस में, कि जिसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो साइकिल है वो एक ही कनेक्शन के ऊपर चलाएं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि देखें, जब रिक्वेस्ट आई तो एक कनेक्शन के ऊपर आई, और उसी कनेक्शन के ऊपर हमने रिस्पॉन्स बैक किया। यहाँ क्या हो रहा है कि जल्दी ले करने के लिए, मतलब लेटेंसी को कम करने के लिए, कनेक्शन को ही मेंटेन नहीं किया जा रहा, वो उसने रिक्वेस्ट को भेजा और बदले में सर्वर ने आपको रिस्पॉन्स बैक किया। और जब रिक्वेस्ट को सर्वर तक भेजा गया तो कनेक्शन वहां पर ही उसका कनेक्शन क्लोज कर दिया। अब उससे एक नए कनेक्शन को ओपन किया, और नए कनेक्शन को ओपन करके फिर दोबारा से उसने रिस्पॉन्स बैक किया। अब इस ये जब कनेक्शन क्लोज कर दे रहे, तो जाहिर है कि फिर ये बात हमारे माइंड में आती है कि भाई, जो क्लाइंट है उसको पता है कैसे चल रहा है, सर्वर को कैसे पता चल रहा है कि क्लाइंट ने जिसने मुझसे सवाल किया वो है कौन। जब आपने कनेक्शन ही क्लोज कर दिया, तो फिर तो सर्वर परेशान हो जाएगा, उसको तो पता ही नहीं कि भेजना कहाँ पर है। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, अपने अंदर आइडिया मेंटेन करते हैं, एड्रेस को मेंटेन करते हैं, लेकिन कनेक्शन क्लोज कर देते हैं। ये कनेक्शन लेस है, और कनेक्शन ओपन ना होने की वजह से ये तेज है। इसको ज्यादा बेहतर आप कैसे समझेंगे यूडीपी को? आप यहां पर समझेंगे, हम इसको पूरे को रेप्लिकेट करते हैं। अब देखें, अब ट्रांसपोर्ट लेयर जो है HTTP कौन सा वाले 3 है, तो HTTP 3 के ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर इस दफा है UDP। और UDP, इसके फुल फॉर्म को देखते हैं पहले। UDP stands for यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल जो ये यूडीपी है, ये HTTP 3 के अंदर है। और जब डाटा आपका ट्रैवल करके आता है, तो इसमें अगर डाटा नंबर 3 बीच में आते आते मिस अगर हो जाए, तो हम 2 को हटाते हैं यहाँ से, क्योंकि मैं आपको ऐसे समझा पाऊंगा। अगर 2
आते आते मिस हो गया बीच में कनेक्शन एरर की वजह से, तो पता है इसमें क्या होगा, इसमें ये हो जाएगा डाटा नंबर 3, डाटा नंबर 4। हाँ, टू डेटा कहाँ फोर गया? आ जाएगा। टू कहाँ गया? गया वो, मिसिंग। गया ना, उसका कोई कनेक्शन तो हमने ओपन ही नहीं किया। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसी सेम कनेक्शन पर हम उसको वापस लेकर आ जाएं। कनेक्शन कर दिया हमने क्लोज, और क्लोज कनेक्शन के ऊपर जो आया वो मिला, जो नहीं आया वो नहीं मिला। इसकी एक अच्छी एग्जांपल दूं मैं आपको, 1 मिनट में समझ आ जाएगा। जब आप व्हाट्सएप पर बात करते हैं किसी से, अच्छा वो HTTP 3 नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब आप व्हाट्सएप पर किसी से बात कर रहे हैं, उसने आपसे जो बोला, इंटरनेट की स्पीड सही ना होने की वजह से उसकी आवाज कट कट कर आई आपके पास। अभी उसने बीच में जो बोला वो तो आपने सुना ही नहीं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। मतलब आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीच की बात उसकी गायब हो गई। क्यों गायब हुई? खराब, नेटवर्क खराबी की नेटवर्क वजह इशू की वजह से उसके बीच की जो बात है वो गायब हो गई। तो ऐसे यहाँ पर भी यही हुआ। स्ट्रीमिंग के टाइम पर क्या होता है कि अगर कोई लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, वहां पर HTTP 3 का हम यूज करते हैं। UDP का काम क्या है, लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पर स्ट्रीमिंग का डाटा वो लाते रहता है, फ्रीक्वेंटली डाटा आपके पास रिसीव होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। बीच में कोई चीज अगर मिस हो गई तो हो गई, उसके बाद का डाटा फिर दिखाएगा। होता है ना कि भाई आप कुछ देख रहे हैं, लाइव मैच देख रहे हैं, मैच के बीच में स्क्रीन अटक गई, उसके बाद क्या होता है, जो आपने मिस किया वो तो निकल गया, अब फिर आपको लाइव स्ट्रीमिंग के हिसाब से वो दिखाया जाए, वो स्क्रीन में वो चीज दिखाई जाती है जो लाइव चल रही है। आप समझ रहे हैं, बीच का जो डाटा है वो गायब हो जाता है। ये है UDP का काम। इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये कनेक्शन को मेंटेन नहीं करता, दूसरा बीच का जो डाटा अगर मिस हो जाए तो उसको वो मिस करवा देता है। फिर आगे जो है, मतलब सीक्वेंस में जो भी है, वो आगे उसको ट्रांसमिट करवाता रहता है, ताकि स्ट्रीमिंग जो है वो कंटिन्यू रहे। तो सर, हम, जहाँ मतलब डेटा ब्रेक होता है वहां पे ये डिस्कनेक्ट नहीं हो जाता? डिस्कनेक्ट नहीं होता ये वहां पर, ये पार्शली डाटा जो आ रहा है ना आपका, वो डाटा जी आते रहेगा। इसमें और इसमें क्या फर्क समझ आया आपको? UDP और TCP का फर्क क्या है? सर, वो सर डेटा ठीक मेंटेन करता है और ये डेटा जो मिसिंग हो गया उसको स्किप कर देते हैं। है। यही फर्क है। स्ट्रीमिंग का फर्क है सर, ये और ये स्ट्रीमिंग के लिए। मेरा ख्याल है, मुझे यहाँ पर ना, मुझे यहाँ पर लिख देना चाहिए कि ब्रैकेट में कि ये, बल्कि यहाँ पर लिख दूं मैं 3, ठीक, हाँ जी सर। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 और 2, 1 या फिर 2। टीसीपी तो फिर ज्यादा अच्छा रहा अच्छा ना। सर। सर, वन, फिर टीसीपी का क्या काम है? मतलब ये क्या, अगर बी से डेटा रुक जाता है, गायब हो रहा है, तो ये वेट करता है? अच्छा मतलब आप ये कह रही हैं कि एक मैंने ऐड टू कार्ट में कोई प्रोडक्ट रखा, और प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बीच में से मिस कर दे, और मैं उसके ऊपर टोटल कैलकुलेशन बना दूं। नहीं सर, जब यूज डेटा केसेस है आपको ना, मिल रहा है। यूज हाँ। केसेस है ना कि अगर स्ट्रीमिंग चाहिए तो ये लगा दो, तेज है ये। बीच का स्ट्रीमिंग में यही तो होता है, आप मैच देखते नहीं है क्या? मैच में क्या होता है, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, बीच में अगर आपका इंटरनेट खराब हुआ तो बीच की स्टोरी गायब हो गई, उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग की स्क्रीन दोबारा आने लग जाती है। तो ये वो है लाइव जी सर। स्ट्रीमिंग के लिए UDP। और TCP और क्या है? सर ये सर क्लास कब तक होगी? आ जाए एक HTTP के MCQs को अटेम्प्ट करते हैं, और ताकि जो भी अभी हमने पढ़ा और सीखा और समझा है उसको, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी पता चल जाएगी ना कि, चलें तो मुझे ये बताएं कि व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? सर ए हाइपर टेक्स्ट।
ए सर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका नाम ये है। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद है इन द HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल व्हाट रोल डज द ब्राउजर प्ले। ब्राउजर क्या होता है? सर्वर होता है, क्लाइंट होता है, क्लाइंट प्रॉक्सी होता है, या क्लाइंट क्या? होता है क्लाइंट क्लाइंट होता है क्लाइंट क्लाइंट। व्हाट इज द टिपिकल पोर्ट नंबर ऑफ HTTP कनेक्शन। HTTP कनेक्शन का जो ज्यादा मोस्ट कॉमन जो पोर्ट 3000। बाय डिफॉल्ट 3000 3000। रखते हैं ना HTTP, इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। HTTP को चलें, मैं आपकी इसको ना कहीं पर तो लिख दूंगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। डिफॉल्ट पोर्ट जो है HTTP के लिए, ये होता है 80। और जो HTTPS का डिफॉल्ट पोर्ट है, HTTPS का जो डिफॉल्ट पोर्ट है वो याद रखिएगा, वो है 443। ये डिफॉल्ट पोर्ट है, अगर आप पोर्ट सेट नहीं करते तो वो इसके ऊपर सेट होता है। तो जाहिर है हम जब रिक्वेस्ट करते हैं तो हम पोर्ट तो देते ही ना, लोकल होस्ट 8000 देते हैं या कुछ इस तरह लिख कर देते हैं। तो वो पोर्ट जो है वो हम जब तक देते हैं तब तक वो उसके ऊपर चलता है, हम नहीं देते तो उसका डिफॉल्ट पोर्ट अपना HTTP का 80 है और HTTPS 443 है। चलें वापस आ जाएं। तो व्हाट इज द टिपिकल पोर्ट नंबर फॉर HTTP कनेक्शन, बताएं। 80। सर 80 हुआ 80 है। और सर, वैसे ये पता नहीं था। HTTPS जो है वो 443 पोर्ट को यूज करता है, नीचे डबल यहाँ फोर पर थ्री मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच HTTP स्टेटस कोड इंडिकेट्स अ सक्सेसफुल रिक्वेस्ट। कौन सा 200 स्टेटस कोड जो है 200 200 बताएं। 200 What are the four main part of HTTP मैसेज स्ट्रक्चर। मैसेज जो HTTP से आप करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है? हेडर, बॉडी, फूटर, सिग्नेचर, या बी हेडर, होगा। एम्प्टी लाइन और बॉडी। बी लग रहा है सर। बी, के स्टार्ट लाइन बिल्कुल इसका बी है। तो HTTP के मैसेज का स्ट्रक्चर जो है ना वो ऐसे ही है कि आप स्टार्ट, हेडर, एम्प्टी लाइन और बॉडी जो है वो भेजते हैं, कि हम पढ़ भी तो चुके ये इसमें स्टार्ट लाइन क्या था? हैं। स्टार्ट लाइन मतलब स्टार्टिंग लाइन, और हेडर, एम्प्टी लाइन, बॉडी। आप इतने स्ट्रक्चर को याद करें कि हेडर, एम्प्टी लाइन और ठीक है बॉडी सर, ये ये ज्यादा हेडर इंपॉर्टेंट। एम्प्टी लाइन बॉडी तो याद है क्या? जी, ये मैसेज स्ट्रक्चर है HTTP का, ये भी याद रखें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच HTTP मेथड इज यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम सर्वर। कौन सा मेथड जो है वो सर्वर से डाटा लाकर आपको देता है? गेट है। गेट, सी, बिल्कुल ठीक है। व्हाट डज द पोस्ट मेथड डू। सेंड रिट्रीव डाटा डाटा, टू सर्वर। डिलीट डाटा, सेंड, सेंड डेटा। सेंड डाटा टू सर्वर। सेंड करते हैं, बिल्कुल ठीक है। सेंड डाटा टू द सर्वर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पैच मेथड। सर ये बी है, इसका पुट रिप्लेस एंटायर डेटा और पैच जो है अपडेट करता है पार्टीशन। रिसोर्स और पैच अपडेट। अपडेट पार्ट, बी है इसका, ठीक है। व्हाट HTTP स्टेटस कोड इंडिकेट नॉट फाउंड। 404 क्या है? 404। 404। 404। व्हाट डज द हेड मेथड डू। मेथड, हेड वाला मेथड क्या करते हैं? तो ये डेटा के मतलब इंफॉर्मेशन ले जाता है, रिट्रीव द फुल या फिर इसको इट पढ़ें। ओनली क्रिएट अ न्यू हेडर। Retrieve only header without the body. बी है। रिट्रीव द फुल पेज कंटेंट। नहीं बी होगा सर, रिट्रीव ओनली हेडर ओनली हेडर विदाउट द बॉडी।
बी 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 है सर। आएगा, बी बी विदाउट बॉडी। सर बी लग रहा है। आपने बताया था बी ये विदाउट अभी बॉडी तो होता है। बताया है। जी जी बॉडी के बताया। बगैर देना। हेड मेथड का काम क्या है कि बॉडी के बिना सिर्फ हेडर मुझे ला कर दो, इसका लेके काम है। जाना जी सर। ठीक है। What is the key characteristics of HTTP protocol? HTTP प्रोटोकॉल जो है ये REST API का सवाल है, लेकिन ये मैंने आपको बताया नहीं है, मैं आपको खुद बता देता हूँ कि HTTP सी। जो प्रोटोकॉल है वो स्टेटलेस। स्टेटलेस होता है। यस सर। रेस्ट के जी सर। मुताबिक रेस्ट एपीआई के मुताबिक हर रिक्वेस्ट स्टेटलेस रिक्वेस्ट होगी। तो ये स्टेटलेस है HTTP प्रोटोकॉल में। कैरेक्टरिस्टिक्स में ये रेस्ट एपीआई का सवाल है, अगर आपको समझ नहीं आया तो हम कल रेस्ट पढ़ेंगे तो फिर आपको ये समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं। What HTTP status code indicate created? बी 201। 201। 201 201। अच्छा, ये बताएं जरा पढ़ के। 1.1 सर ये एक्सेप्ट होता है या फिर कंटेंट टाइप इसको कह सकते हो। होस्ट एक्सेप्ट होस्ट भी है होता सर, यहाँ है। होस्ट है होस्ट देखें रिक्वेस्ट। हाँ 1.1 में होस्ट को हेडर के अंदर लाजम करार दिया गया कि ये पहले, इससे पहले जी 0.9 में नहीं था। ये होस्ट को नहीं था। 1.1 HTTP के अंदर लाकर इन्होंने ये बोला कि जो आपके सर्वर का एड्रेस है वो आप होस्ट में मेंशन करेंगे। तो ये होस्ट है इसका सही जवाब। इसे हम पढ़ भी लेते हैं। द होस्ट हेडर इज रिक्वायर्ड इन HTTP 1.1। लाजिम है ये देना। स्पेसिफाइज द सर्वर डोमेन, जिसमें आप सर्वर का यूआरएल दें, इनेबलिंग वर्चुअल होस्टिंग, ताकि इससे वर्चुअल होस्टिंग इनेबल हो जाती है। तो ठीक है, वो होस्ट में क्या देते हैं हम, सर्वर का यूआरएल देते हैं। ये HTTP 1.1 के अंदर आया। ठीक है। What was the major limitation of 0.9 HTTP? सर बी है नो सर हेडर ये नो है नो हेडर हेडर स्टेटस स्टेटस और कोड और मेथड अदर मेथड अदर देन देन दैट। दैट। सही है। What major feature did HTTP 1.1 introduce to improve performance? ये मैं क्या है? सर इसका ये लग रहा है ये सी वाला। सी। इसका सी है, ये मैं आपको बताना भूल गया। ये भी नोट करने वाली चीज़ है कि कीप अलाइव जो है ये एक परसिस्टेंस कनेक्शन जो आपने ओपन किया एक रिक्वेस्ट करके, तो उस कनेक्शन को वो ओपन करके रखे। आप ये खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ कीप अलाइव कर देना तो क्या होगा कि वो कनेक्शन फिर क्लोज नहीं करेगा उस अनटिल अनलेस कि आपको जवाब मुकम्मल मिल जाए। तो परसिस्टेंस कनेक्शन ये इसका है। ये HTTP 1.1 में इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने। इसको अगर आप पढ़ें तो HTTP 1.1 इंट्रोड्यूस परसिस्टेंस कनेक्शन कीप अलाइव, अलाउ टू सिंगल TCP मतलब कनेक्शन टू बी रीयूज फॉर मल्टीपल रिक्वेस्ट। तो एक ही TCP के कनेक्शन को यूज करके मल्टीपल रिक्वेस्ट जो है वो आप कर सकते हैं। कीप अलाइव के मतलब ये कि एक ही कनेक्शन खोल के रखो और उसी पे मैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लेता रहूँगा। तो परसिस्टेंस कनेक्शन भी आया है कीप अलाइव के नाम से, ये मैं सर ये मेंशन इसमें भी कर लिख देता हूँ। दें। 1.1। ठीक है। अच्छा, अब जो है वापस आ जाए। नेक्स्ट, व्हाट प्रॉब्लम डज HTTP 1 पाइपलाइन सफर फ्रॉम? ये है पैरेलल का था सर। HTTP 1 के अंदर जो मसला है, हम जरा आते हैं इसमें। वह पैरेलल और जी कंकरेंट वाला जो है ना वो मसला जी इसके अंदर है। अभी यहाँ तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं। तो ऑप्शंस पढ़ के और समझ कर या तुक्का लगाकर मुझे ये बताएं कि क्या हो सकता है। सर मेमोरी बी लीक्स। बी सर मेमोरी लीक्स तो नहीं सर। मतलब HOL ब्लॉकिंग।
कनेक्शन टाइम आउट। बी हो सकता है। कनेक्शन टाइम आउट भी हो क्योंकि सकता वो एक ब्लॉक से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। हम्म। जी। तो हेड ऑफ लाइन जो है, हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग ये है। तो इसको, ये क्योंकि वो सही एक जवाब ही है। लाइन को। बिल्कुल। कौन सा सही? HTTP यही 1.1 हाँ हाँ। pipeline suffer from head of line blocking where a slow response hold up all other behind it। एक रिक्वेस्ट की गई और उसके कंप्लीट होने पर इंतजार किया जा रहा है, फिर हम दूसरे रिक्वेस्ट को स्टार्ट करेंगे। तो ये बता चुका हूं मैं इसमें, क्या है ये? जी आपने बताया। पैरेलल हेड ऑफ और ब्लॉकिंग कंकरेंट। पैरल हम पैरल एग्जीक्यूशन। रिक्वेस्ट इसमें नहीं जी। कर सकते 1.1 के अंदर। अच्छा, आगे चलते हैं। ये समझ आए ना कि हेड ऑफ लाइन क्या है, या मैं इसको जी लिख जी दूं सर वहां समझ पर आ गया। मेंशन कर दूं? सर उसके आगे मेंशन कर मेंशन दें। कर दें सर। HTTP 1 सफर फ्रॉम ब्लॉकिंग, ये हम अपने इसमें नोट में लिख लेते हैं। मेरा ख्याल है कि दोनों बातें एक ही हैं, तो चलें ठीक है। वैसे दोनों बातें एक ही हैं, ये पैरेलल एक कंकरेंट ही है ना सर, लेकिन होना थोड़ा ये। सा नीचे वाली लाइन हाँ डिफाइन कर रही है, ऊपर वाला सही है सर। ऊपर वाला आपकी वर्डिंग के हिसाब से याद रहेगा। जी। तो चलें वापस चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द की इनोवेशन इन HTTP 2? जाहिर है जो 1 में नहीं था वो 2 में होगा। तो कंकरेंट का मसला हमने उसमें देखा, पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं होती थी, मल्टीपल एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते थे हम। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा? सर सी आएगा। ये UDP तो यूडीपी ट्रांसपोर्ट। HTTP 3 का पार्ट है ना। जी। बी हो अच्छा ये टू सर का कह बी। रहा है। बी आएगा सर। बाइनरी फ्रेमिंग बी एंड सर मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टी सर टैक्सिंग बी वाला। होगा। बाइनरी फ्रेमिंग वाला। बी। तो इसका सर बाइनरी बी फ्रेमिंग एंड होगा। मल्टीपल प्लेक्सिंग ही है। HTTP 2 uses binary framing and multiplexing, allow पैरेलल multiple फॉलो requests यस। concurrently over a single connection। एक सिंगल कनेक्शन के बजाय ये concurrent जो है, जवाब और सवाल जो है वो करने के काबिल है आपका HTTP 2। तो ये बात भी हमें समझ आ गई, क्योंकि हमने यहाँ पर लिख कर भी रखे कि HTTP 2 में आप अलाउ मल्टीपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स concurrently ओवर अ सिंगल कनेक्शन। तो एच पैक को भी हमने इसमें देखा। अच्छा, वापस आते हैं। व्हाट compression technique does HTTP 2 use for header? एच पैक सर। एच पैक। सी। बिल्कुल। What transport protocol does HTTP 3 use instead of TCP? यूडीपी। 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 अच्छा, ये है UDP ही, लेकिन ना ये QUIC जो है क्विक। ये क्विक। हाँ, आप इसके, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये सर्जिया के इसमें भी मेंशन है। लिखा हुआ था सर, हाँ लिखा हुआ था। ये जो क्विक है ना, ये अपर लेयर में होता है, अपर लेयर में। और अंदर उसके क्या काम कर रहे होते हैं? UDP। तो जब भी आप HTTP 3 आपके पास सामने आए, तो UDP तो आपके सहन में होना चाहिए, उससे आपको याद होना चाहिए कि ये स्ट्रीमिंग के लिए हम यूज करते हैं। और ये टॉप लेयर में क्या है? क्विक है, QUIC। तो आइए जरा इसकी डेफिनेशन इसी से समझते हैं। ये नहीं है, नीचे वाले है बी। तो क्विक बिल्ट ऑन UDP, ये कहता है कि HTTP 3 रन्स ऑन क्विक, क्विक UDP इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा, इसका इंटरनेट कनेक्शन ही अलग है, UDP इंटरनेट कनेक्शन बिल्ड विच इज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ UDP। मतलब UDP जो है वो अच्छा। ट्रांसपोर्ट लेयर में है, और एप्लीकेशन लेयर में क्या है? क्विक है, QUIC है ये। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, अगर सवाल ऐसा आया तो इसकी गलती मत सर कीजिएगा। ये कहना क्या चाह रहे हैं?
वही सिंपल आर्किटेक्चर डिफाइन किया हुआ है इन्होंने कि टॉप ऑफ द लेयर में QUIC होगा और नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर में, या ये ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, इसमें यहाँ पर जैसे TCP था यहाँ पर UDP है, और ऊपर अगर आप देखें तो एप्लीकेशन लेयर में जैसे आप अच्छा, HTTP 1 2 को। क्विक के नीचे था, ठीक है, क्विक जो है वो यूडीपी के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जी, टॉप लेयर टॉप लेयर में। ठीक है। तो इससे नेक्स्ट करते हैं। और व्हाट एडवांटेज डज क्विक प्रोड्यूस ओवर TCP? ये मतलब जो आपका बी होगा UDP सर, है, बी है। independent streaming बिल्कुल नहीं लग रहा है multiplexing without मल्टीपल बी है सर। इसका B है, इंडिपेंडेंट स्ट्रीम हाँ, मल्टीप्लेक्सिंग विदाउट ब्लॉकिंग। ब्लॉक। तो इसका B है। चलिए आगे चलते हैं। What does HTTP provide over what does HTTPS provide बी over HTTP? P बी है encryption. इंक्रिप्शन, इंटीग्रेशन एंड ऑथेंटिकेशन। सही। तो इसका क्या है? B है, इंक्रिप्शन। बी। अच्छा, व्हाट डज द ऑप्शन मेथड डू? ऑप्शंस जो है, इसका जो मेथड है वो क्या काम करता है, या किस लिए हम ऑप्शंस को यूज करते हैं? तो सर इनको डिस्क्राइब पढ़ के तो बी लग रहा है, हाँ बी लग रहा है। डिस्क्राइब कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन ऑप्शन फॉर द ऑप्शन फॉर द टारगेट टारगेट रिसोर्स। रिसोर्स। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम पढ़ पाएंगे कि ऑप्शन डिस्क्राइब करता है कम्युनिकेशन ऑप्शन को, कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं कम्युनिकेशन करने के लिए फॉर द टारगेट रिसोर्स। आपके सर्वर तक अगर आपको रिक्वेस्ट भेजनी है तो कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं सर्वर से बात करने के लिए। ओ ऑफन कोरस, आपने कोरस का नाम सुना होगा, अक्सर कोरस ओरिजिन एरर भी आता है हमें। जी, कौन से रीन पड़ा है। तो ये जो है ये वही है कि आपका जो सर्वर है ना वो आपके क्लाइंट के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि भाई जिस जो एक्सेप्टेंस करने की उसके ऑप्शंस है ना, आप उस ऑप्शन में नहीं भेज रहे रिक्वेस्ट। तो इसलिए क्या होगा कि पहले आप एक मैथ ऑप्शन वाले रिक्वेस्ट को भेजें, ऑप्शन का मेथड सेलेक्ट करके आप एक रिक्वेस्ट भेजें, तो आपका सर्वर बताएगा कि मैं इन इन ऑप्शंस को रिसीव कर पाता हूँ। मेरा जो एक्सेप्ट है वो एप्लीकेशन जेसन है, या टेक्स्ट स्ट्रीमिंग है, या XML है, वो बता देता है ऑप्शन में। सर ये बुक एपीआई अभी आपने जो करवाई थी उसमें उसकी एग्जाम्पल कैसे फिट होगी अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट डज अ 500 स्टेटस कोड इंडिकेट? ये बताएं। सर्वर एरर, सर्वर एरर। सर्वर का एरर है ये, C। ठीक है, ये भी सही बताया आपने। अच्छा, अब बताएं व्हाट सेपरेट हेडर फ्रॉम बॉडी इन HTTP मैसेज? एक बॉडी को हेडर से क्या चीज सेपरेट करती है? ब्लैंक लाइन। ब्लैंक सर लाइन। बी। ठीक है, B। Which HTTP version introduce the host header requirement? Which वन सी ये होस्ट की जो प्रॉपर्टी है, ये कौन से HTTP के अंदर लाजिम करार दे दी गई कि 1.1 1.1 1.1? 1.1 में सी। सही है। व्हाट डज द कंटेंट टाइप हेडर स्पेसिफाई? कंटेंट टाइप का काम ये होता है कि आप बता रहे होते हैं कि किस टाइप का डाटा बी भेज रहे होगा हैं। ना। बी किस टाइप का the डेटा है, जी format सर। media type of the बी है body. सर इसका ऑप्शन, तो द आप फॉर्मेट मीडिया टाइप। ये बताते हैं कि किस फॉर्मेट में डाटा भेजना है, जेसन के फॉर्मेट में या किस में आप भेज रहे हैं वो आप बताते हैं। जैसे यहाँ पे बताया भी कि एग्जाम्पल में टेक्स्ट HTML एप्लीकेशन जेसन, तो फॉर्मेट है ये, टाइप ऑफ फॉर्मेट। तो कंटेंट टाइप में हम क्या बता रहे हैं, किस टाइप का डाटा आप भेज रहे हैं। तो किस टाइप का डाटा भेज रहे हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पर ये बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट फीचर अलाउ HTTP 2 टू आ जाए तो हमें क्या आना चाहिए याद, कि इसमें पाइपलाइन सर। कंकरेंटली।
कंकरेंटली हम कुछ कर पाते थे इसमें, जो पैरेलल। 1.1 में नहीं कर पाते। ठीक है, तो HTTP टू सर्वर टू सेंड रिसोर्स बिफोर दे आर रिक्वेस्टेड। पोस्ट। अच्छा देखें, ये थोड़े ना अलग टाइप का एक रिक्वेस्ट है, समझ लें कि ये कह रहे हैं कि बिफोर दे रिक्वेस्टेड, मतलब आपका जो सर्वर है ना, रिक्वेस्ट से पहले वो आपका जो सर्वर है वो ये बता रहा है कि वो क्या क्या चीजें एक्सेप्ट करता है, ये अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये रिक्वेस्ट करने से पहले बता रहे हैं वो, ये ऐसा ही उसी वक्त पॉसिबल है कि जब आपने किसी को सर्वर को कनेक्ट किया और सर्वर ने पहले ही आपको रिस्पांस दे दिया कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम उसके हिसाब से आगे काम करें। जैसे कि वो ये दे सकता है कि भाई मेरे ये सारे एंड पॉइंट्स हैं, इन एंड पॉइंट्स के ऊपर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, और फिर आप रिक्वेस्ट करना शुरू करें। इस तरह भी हो सकता है। तो ये वाली इस टाइप की जो, इसको हम रिस्पॉन्स ही कहेंगे, लेकिन ये एक ऐसा, इसको हम क्या कहेंगे कि व्हाट फीचर अलाउ, ये एक फीचर है, अलाउ HTTP 2 को कि वो सेंड करे अपने रिसोर्सेज बिफोर दे आर रिक्वेस्टेड, वो अपने रिसोर्सेज पहले ही बता दे। ये एक फीचर है। कौन सा फीचर है HTTP 2 में? तो ये मैंने आपको नहीं बताया, ये जो है वो यही सर्वर होगा। पुश है। और पुश है। सर्वर पुश। सर्वर पुश का काम ये है कि ये सर्वर को अलाउ करता है कि वो अपने अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसको पहले ही बता दे क्लाइंट को कि मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं। तो सर ये किस ऑप्शन, किस में बताता है, ये ऑप्शन में बताता है कौन से वाली रिक्वेस्ट में? ये मेरा ख्याल है कि हमने इसको देखा नहीं है सर्वर पुश जो है वो किस में बताते हैं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को हमने देखा है प्रैक्टिकली। API के अंदर तो मैंने इसको नहीं देखा कि किस तरीके से ये करते हैं। तो यहाँ पर ये तो अभी लिखते आपने हैं। कहा था ना ऑप्शन, ऑप्शन में आपने कहा था कि ऑप्शन वाला जो हम मेथड यूज करते हैं तो वो ये बताता है कि सर्वर पहले उसको हम देख इंडिकेट सकते करता है हैं, कि मतलब हम ChatGPT से कह सकते हैं कि एक सिंपल ठीक है। एग्जाम्पल बना दे जिसमें सर्वर पुश को वो चला कर दिखा दे। तो ठीक है। फिलहाल सर्वर पुश का कॉन्सेप्ट यही है कि सर्वर पुश जो है वो HTTP 2 को अलाउ करता है सर्वर को, ताकि वो प्रोएक्टिवली जवाब दे और बताए कि उसके रिसोर्सेज क्या क्या हैं। अगर आपके काम के रिसोर्स क्लाइंट के काम के रिसोर्सेज में है तो क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट भेजे, वरना ना भेजे। तो ये है सर्वर पुश है ये। तो इससे भी जाने दें, व्हाट डज ORTT इन HTTP 3 मीन्स। देखें, ORTT इसका HTTP 3 का कोई पार्ट होगा, लेकिन पढ़कर ये समझ आ रहा है कि जीरो एरर तो नहीं है। जीरो राउंड, जीरो जीरो राउंड राउंड ट्रिप ट्रिप टाइम टाइम फॉर कनेक्शन एस्टेब्लिश, टोकन। मतलब हमने ये चीज तो पढ़ी है कि HTTP 3 जो है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश, कनेक्शन जी। लेस होता है, वो एस्टेब्लिश करके खत्म कर देता है कनेक्शन को। तो जीरो राउंड ट्रिप टाइम फॉर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, ये बिल्कुल सही है। कनेक्शन को ओपन किया, रिक्वेस्ट भेजी, बंद कर दिया कनेक्शन। तो ये है जीरो राउंड ट्रिप टाइम फॉर कनेक्शन एस्टेब्लिश। और अगर आप नीचे भी पढ़ें तो ये बताएगा कि ZRTT जो है, इसके मतलब है जीरो राउंड ट्रिप टाइम means the connection can be established with no additional round trip, reducing latency। तो या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, पढ़ के ये समझ आ रहा है कि एक ही कनेक्शन को आप जब ओपन करते हैं तो आप रिक्वेस्ट करते हैं, फिर आप उस पर एक्सपेक्टेशन ये नहीं करते कि रिस्पांस भी उसी कनेक्शन के ऊपर है। तो बात वही हो गई घुमा के कि कनेक्शन को ओपन किया, अपनी रिक्वेस्ट भेजी, कनेक्शन बंद कर दिया, पर उस पर वापसी जवाब का इंतजार नहीं करते आप। तो ये यही कह रहा है कि राउंड ट्रिप जो है ना, एडिशनल राउंड ट्रिप आप नहीं लगाते उसमें। चलें नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है। कर्ल जो है ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने CMD के ऊपर भी, ये जो CMD होता है इसको यूज करके भी आप अपनी API की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कर्ल के जरिए। जैसे कि कोई, मैंने बुक API बनाई थी, बुक API को हम टेस्ट किससे कर रहे थे? पोस्टमैन से, है ना, थंडर क्लाइंट से।
तो मैं जी यहाँ सर। कमांड प्रॉम्प्ट से भी टेस्ट कर सकता हूँ उसको कर्ल के जरिए। तो कर्ल के बारे में एक सवाल है और वो पूछ रहे हैं कि इन द कर्ल कमांड, कर्ल के बाद जो ये -x की जगह इन्होंने यहाँ पर लिखी है -x, यहाँ पर बी। क्या आता है? व्हाट डज एक्स फ्लैग स्पेसिफाई? इस जगह पर आप क्या लिखते हैं? यूआरएल को लिखते हैं कर्ल के बाद, एचटीटीपी के मेथड्स को लिखते हैं कर्ल के बाद, गेट पोस्ट पुट डिलीट, या हेडर टाइप को लिखते हैं, या रिस्पॉन्स के फॉर्मेट को लिखते हैं? क्या लिखते हैं? सर आईटीटीपी मेथड हो सकता है। HTTP मेथड। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मैंने तो आपको थोड़ा सा वो गलत बता दिया। दोबारा मैं बताता हूँ। सर ए। मैंने डिफाइन गलत किया। देखें, अब मैं सही डिफाइन करता हूँ। मेथड तो पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पर, दोबारा क्यों लिखेंगे हम्म। मेथड, है ना? तो हाँ। ये फ्लैग जो है ना, यूआरएल। ये फ्लैग क्या बता रहे? ये फ्लैग बता क्या रहे? ये नहीं ये बताते, यूआरएल ये तो बता रहा है। लिखते ही हैं। ये यूआरएल नहीं हम्म। बता रहे, ये बता रहे कि जो पोस्ट है वो मेथड यूज होगा इस रिक्वेस्ट में। इस फ्लैग का काम क्या है? ये बताना कि HTTP का कौन सा मेथड यूज हो रहा है इस रिक्वेस्ट में। इस फ्लैग का काम ये है। तो कर्ल के बाद आप -x तो बी लाजमी है। लिखते हैं, और उसके बाद आप मेथड लिखते हैं। तो ये फ्लैग इस चीज को बी। कंफर्म करने का काम करते हैं कि जो HTTP का मेथड है वो कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं कौन इस सा ही है। रिक्वेस्ट में। तो ये इसका जवाब है क्या? बी। बी। सर क्या मतलब हुआ कि द एचटीटीपी मेथड टू यूज पोस्ट, तो हमने जब लिखा ही है तो हमें फिर बताने का क्या मतलब हुआ? भाई एक फ्लैग है, और अगर आप इसको नहीं लगाते तो ये भी जो पोस्ट है वो आपके मेथड को, पोस्ट को आपके मेथड में कंसिडर नहीं किया जाएगा जब तक आप एक्स माइनस नहीं लगाते। जैसे वो होता है ना कि आप जब डॉकर चलाते हैं, डॉकर कंपोज अप -d, तो -d ना हम्म। लगाए तो वो क्या होगा कि वो बैकग्राउंड में नहीं चलता, वो फिर सामने ही चलने लग जाता है। मतलब मतलब आपके ये कि ये -x रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एचटीटीपी का एक मेथड है। ये जी, नहीं, ये यूज, ये मेंशन ये कर रहे हैं कि HTTP का ये वाला मेथड इसमें मैं रिक्वेस्ट में भेज ठीक रहा है। हूँ। आप उसको पढ़े ठीक है। ना, ठीक। द HTTP मेथड टू यहाँ से यूज। समझ आ रहा है। तो और आगे द मेथड जो स्पेसिफाई किया वही है। X flag in curl specify HTTP method verb to use to request। तो इसको हम व्यू रिजल्ट करते हैं। तो सारे सही है, बाकी एक दो, एक एक मुझे याद है कि वो मैंने इसको स्किप कर दिया था, बाकी जो है वो ठीक ही है। तो